जय हिंद दोस्तों, अगर आपको आर्मी का एग्जाम 2026 में यहाँ पे निकालना है तो अब आपके पास जो टाइम है बहुत कम बच रहा है। ये कुल मिला के मान चला कि जो आपका एग्जाम होगा अप्रैल महीने का लास्ट वीक या मई महीने के फर्स्ट वीक में आप सभी के एग्जाम वहाँ पे हो जाएंगे। तो ये जो बचा हुआ टाइम है इसमें दोस्तों जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस वहाँ पे कर लेना प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा वहाँ पूछे जाते हैं। और हम लोग दोस्तों जो अपनी डेली 6:30 बजे की यहाँ पे क्लास होगी उसमें जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो सारे क्वेश्चन के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे दो बेनिफिट हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आपको ये हमेशा पता चल जाएगा कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल कैसा वहां पे रहता है, और प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आपके पेपर में वहां रिपीट भी बहुत ज्यादा वहां पे होते हैं। तो मैं यहाँ पे पेपर के पहले आपको उतने क्वेश्चन यहाँ पे करा दूंगा। अगर ये सारे क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए, इसके बाद जब पेपर में आप वहां बैठोगे पेपर सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से आपको दिख जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे हम लोग ये जो प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करेंगे, जैसा हमारा पेपर होता है कि जीके के हमारे 15 क्वेश्चन हो गए, साइंस के 15 क्वेश्चन, मैथ के 15 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के हम लोग देखेंगे। और सभी क्वेश्चन आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर्मी जीडी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो अपने डेली क्लास यहाँ पे 6:30 बजे की होगी वो डेली अटेंड करना आप ना भूलेगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों जो आपका पूछा गया दानापुर एआरओ में आर्मी जीडी के एग्जाम में यहाँ पे आया, क्या सीधा सीधा आपसे पूछा गया कि भारत में पहले एशियाई खेल कहां पे आपके आयोजित किए गए थे। और ऑप्शन क्या हमारे दिए गए, पटियाला है, चेन्नई है, नई दिल्ली है, ग्वालियर है। तो क्या अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके रिपीट हुआ तो क्या आप इसका आंसर वहां पे दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। और इसके साथ और हमसे ऐसे क्या चीज पूछी जा सकती है, अगर ये क्वेश्चन हमारे पेपर में बना हुआ था और क्या चीजें पूछी जा सकती है और क्या हमसे वहां पूछा जाएगा, वो सारी चीजें भी मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। तो दोस्तों ये मान चला पेन और कॉपी लेके बैठिएगा और काउंट करते चलना स्कोर क्या आपका यहाँ पे हो रहा है। और इसकी पीडीएफ भी दोस्तों जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं वहां डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड इस क्लास की पीडीएफ भी वहां पे कर लेना। तो आप जो ये व्हाट्सअप नंबर शो करा मुझे व्हाट्सअप पे हाई लिख के मैसेज करें, मैं आपका टेलीग्राम ग्रुप हो गया और एप्लीकेशन लिंक मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको। वहां पे ये जो डेली क्लास होगी प्रैक्टिस सेट होगी इसकी पीडीएफ भी यहाँ पे आपको हमेशा देखने को मिल जाएगी। तो पहले तो आप इसका राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा। तो हम कहेंगे पहला जो एशियाई खेल था ये कहां पे खेला गया था, आप कहोगे नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर इसका जो तीसरा है सी है, ये हमारा राइट आंसर आपका यहाँ पे हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे और क्या चीज आपसे पूछी जा सकती है, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये बताओ जो आपका पहला एशियाई खेल है ये कब कौन से सन में हुआ और कहां पे हुआ। कहां वाला था हमने देख लिया कि नई दिल्ली में पहला वहां पे हुआ, और ये कौन से सन में वहां पे हुआ था अगर ये पूछा जाता तो आप कहते 1951 ईस्वी में यहाँ पे हुआ था। अब ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि जो पहला एशियाई खेल वहां पे हुआ कुल कितने देशों ने यहाँ पे भाग लिया था, तो पहले वाले में कुल दोस्तों कितने देश थे, आप कहोगे 11 देश यहाँ पे भाग आपके वहां पे लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या यहाँ से आपका बन सकता है कि अच्छा ये बताओ जो आपके एशियाई खेल यहाँ पे होते हैं इनका आयोजन कौन वहां पे कराता है, ये खेल कौन आखिर कराता है। तो आप क्या कहोगे इसका आयोजन कराएगा ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ये इसका आयोजन कराएगा। और ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि जो आपके एशियाई खेल होते हैं ये प्रत्येक कितने साल के अंतराल में वहां पे होते हैं, तो आप क्या कहोगे सारे खेल हमारे 4 वर्ष के अंतराल में आपके यहाँ पे होते हैं। अब ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि अब तक भारत में कुल कितने एशियाई खेल वहां पे हो चुके हैं, कितनी बार भारत में ये खेल हो चुका है, तो हम क्या कहेंगे कुल भारत में दोस्तों ये आपका 2 बार एशियाई खेल खेले गए। कब कब खेले गए, एक पहला तो आपने देखा 1951 में हुआ था, दूसरा दोस्तों 1982 में हुआ था। और ये दोनों कहां पे हुए, दोनों के दोनों आपके नई दिल्ली में ये खेल वहां पे आपके हुए थे। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपसे वहां पूछी जा सकती है, सारी चीजें अच्छे से यहाँ पे देखते चलना। मैं यकीन दिलाता हूं जो ये 100 सेट मैं यहाँ पे कराने वाला जिसमें सेट नंबर 16 हमारा चल रहा है, इसके पहले वाले सेट भी आप एक बार वहां पे देख लेना। पेपर जब बैठोगे इसके बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा ये मैं यकीन से बताऊंगा, लेकिन सारे पॉइंट आप यहां पे देखते हुए चलना और सारे पॉइंट नोट भी करते चलना। अब ये क्लास की पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, बाद ये क्वेश्चन बार बार रिवीजन भी वहां पे आपको करते हुए चलना है।
अगला क्वेश्चन ये आता है कि कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कि कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, असम है। किसका पूछा गया है? कलिंग महोत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है? जबलपुर एआरओ में आर्मी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन ये आपका वहां पे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आप देखो यहाँ पे जो आपके मैं सारे एआरओ क्वेश्चन यहाँ पे करा दूंगा जो मैं 100 सेट कराऊंगा। यानी कि ये मान चला होता क्या वहां एक एआरओ का दूसरे एआरओ में केवल क्वेश्चन वहां पे रिपीट आपका होता है। तो सारे क्वेश्चन अगर आपके पास वहां पे रहेंगे तो आप जब पेपर में देखो बैठोगे तो ये मान चलना अगर आपके पेपर में 50 क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं तो 45 से ज्यादा क्वेश्चन सीधे सीधे यहां से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पूछा गया कि कलिंग महोत्सव किस राज्य में आपका मनाया जाएगा? तो हम सीधा सीधा क्या कहेंगे? आप कहोगे उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। अगर कर्नाटक में क्या मनाया जाता है ये आपसे पूछा जाए तो कर्नाटक में दोस्तों यहां पे एक कंबाला, एक आप क्या बताओगे यहां पे? कंबाला हो गया या फिर आपका एक यक्षगान हो गया। ये कहां पे होते हैं? हमारे कर्नाटक में हो जाते हैं। महाराष्ट्र का अगर पूछा जाता है तो हम यहां पे जो सबसे फेमस होता है ये आपका गणेश उत्सव होता है। गणेश उत्सव सबसे ज्यादा फेमस हो जाता है। इसके बाद उड़ीसा का हमने देख लिया। असम राज्य में सबसे ज्यादा फेमस कौन सा हो जाएगा? हम कहेंगे यहाँ पे एक बिहू त्योहार होता है जो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि बिहू त्योहार कौन से राज्य में मनाया जाएगा? हम बताएंगे असम राज्य में। और ये जो आपका कलिंग महोत्सव है अगर ये पूछा जाए ये कौन से महीने में आपका मनाया जाता है तो कौन से महीने में बताओगे? ये आपका मनाया जाएगा जनवरी महीने में। कौन से महीने में? जनवरी महीने में आपका ये मनाया जाता है। तो ये अभी कोई पूछे यक्षगान का, गणेश उत्सव का, बिहू का, ये भी आपको क्लियर वहां पे होने चाहिए। अच्छा ये बताओ प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि आपके 1951 से 1956 तक था इसका मुख्य लक्ष्य क्या वहां पे था? कि तीव्र औद्योगिकीकरण था, कृषि विकास था, भारी उद्योग का विकास है, उद्योगों का आपका निजीकरण यहाँ पे हो जाता है। जबलपुर एआरओ में हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप बताओ क्या इनके आंसर वहां पे दे पा रहे हो? अगर आप दे पा रहे हो और ये जो मैं प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करा रहा हूँ अगर आपने 35 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे सही कर लें ये मान चलना आपका जब पेपर वहां पे लगेगा, पेपर जब बैठोगे 40 से ज्यादा क्वेश्चन आप सीधा सीधा वहां पे कर लोगे। अगर आज की डेट में आप इस प्रैक्टिस सेट में आपने 35 स्कोर यहाँ पे कर लिया तो पेन और कॉपी लेके बैठना, सभी के आंसर आप देने का ट्राई वहां पे करिएगा। तो इसका राइट आंसर हम क्या बताएंगे कि जो अभी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये आपके कृषि विकास पे वहां पे ध्यान दिया गया था। हम क्या कह देंगे? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना की उपलब्धि क्या थी वहां पे, कि ये जो पंचवर्षीय योजना हमारी कंप्लीट वहां पे हुई थी तो इसकी उपलब्धि यहां पे क्या बताओगे? तो आप बताओगे कि जो भारत के जीडीपी थी इसकी जो वृद्धि दर थी, वृद्धि दर क्या हो गई थी? हम कहेंगे ये हो जाएगी 3.6% यहाँ पे आपकी हो जाती है। अगर क्वेश्चन ये कभी पूछा जाए कि जो पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ कब से वहां पे हुआ था, कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनका प्रारंभ कब से हुआ था ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता तो हम कहते हैं 1991, क्योंकि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये आपके 1951 से स्टार्ट हुई थी जो कि 56 तक आपकी यहाँ पे चली थी। अब अगर क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाए कि ये बताओ जो हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना यहाँ पे थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था और ये किस मॉडल पे आधारित थी, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आप बताओगे इसका मेन उद्देश्य था आपका भारी उद्योग, यानी कि भारी क्या लिखोगे? भारी उद्योग, यानी कि भारत में अब यहाँ पे उद्योग आपके लगाए जाए तभी भारत का विकास वहां पे हो पाएगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित वहां पे थी। एग्जाम में देखना अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रैक्टिस वहां पे कर रहे हो ऐसे क्वेश्चन वहां पे बनते हैं। तो ये किस मॉडल पे आपकी आधारित हो जाएगी? तो यहाँ मॉडल क्या बताओगे? महालनोबिस, ये मॉडल दोस्तों आपका यहाँ पे हो जाता है। महालनोबिस मॉडल पे आधारित यहाँ पे हो जाएगी, सीधा सीधा क्वेश्चन वहां पे पेपर में बनता है। चलिए अच्छा अगले क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राज्य धर्म है? बांग्लादेश का राज्य धर्म कौन सा है ये पूछा गया था आपका दानापुर एआरओ में। कि इस्लाम है, ईसाई धर्म है, हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, कि बांग्लादेश में कौन सा धर्म वहां पे माना जाता है ये हमारे पेपर में पूछा गया था। और यहां से और एग्जाम में कई सारे पॉइंट पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से
कौन सा बांग्लादेश का राज्य धर्म हो जाएगा? तो बांग्लादेश का राज्य धर्म हम लोग क्या बताओगे? आप कहोगे सर हम कहेंगे इस्लाम धर्म। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताओ बांग्लादेश में संविधान कब वहां पे लागू हुआ था? क्योंकि यहाँ पे अगर संविधान की बात हो रही है और बांग्लादेश की बात हुई रही, तो बांग्लादेश से एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश में जो संविधान है ये कब वहां पे लागू हुआ था? तो आप क्या कहोगे? 16 दिसंबर 1972 को संविधान यहाँ पे आपका लागू हो गया था। लेकिन जो आपको ये इस्लाम धर्म अपनाया हुआ था, ये आपका 1988 में इस्लाम को राज्य धर्म वहां पे बताया गया। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए बांग्लादेश में इस्लाम धर्म कब बताया गया वहां पे, तो हम बताएंगे 1988 में। तो इसके बाद अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये बताओ अच्छा जो बांग्लादेश का संविधान, जैसे हमारा भारत संविधान, इसमें संशोधन आपके हुआ करते हैं, अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा गया बांग्लादेश के संविधान में अब तक कुल कितने संविधान संशोधन वहां पे हो चुके हैं, तो कुल कितने संविधान संशोधन बताओगे? आप कह दोगे 17 संशोधन यहाँ पे आपके हो गए हैं। 17 संशोधन आपके हो गए 2023 तक में हुआ। जो पहला संशोधन 2023 में आपका वहां पे हुआ था। तो कब संविधान अपनाया गया? हम बताएंगे 16 दिसंबर 1972 में। और संशोधन कितने हो चुके हैं? 17 संशोधन आपके यहाँ पे हो चुके हैं। और ये आपके दानापुर एआर में आपके आर्मी जीडी के ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि हमारा जो आपका आर्मी का पेपर वहां पे होने वाला है और उसमें जो जीके का आप में एक सिलेबस आपका दिया जाए, जहां पे एक टॉपिक आपका भारत और उसके पड़ोसी देश। तो ये बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश हो जाता है, यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो जो भारत पड़ोसी देश है उनकी राजधानियां भी रट लेना, मैं वैसे आगे यहां पे करा दूंगा। वहां पे सीएम कौन है, पीएम कौन है, ये चीज तैयार करके जाना। और जो भारत पड़ोसी देश है ये कहां पे भारत से जो आप कौन से राज्य से अपनी सीमा वहां पे साझा करते हैं, ये भी तैयार कर लेना। और इन राज्यों में नदियां कौन सी बहती, ये आप वहां पे तैयार कर लेना। वैसे मैं सारे पॉइंट आपको कवर कराते हुआ यहाँ पे चलूंगा। अब जैसे ये बताओ निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक वहां पे माना जाता है? कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, निजता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। दोस्तों इनके आपके अनुच्छेद, यानी आपको यहाँ पे आपका जो आर्टिकल होता है ये यहाँ पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और सीधा सीधा ये पूछा जाएगा कि जो संपत्ति का अधिकार है ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत वहां पे आता है? यह जो निजता का अधिकार है ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसके बारे में बात वहां पे की गई? समानता का अधिकार जो है संविधान में इसमें कौन से अनुच्छेद में इसके बारे में बात की गई? तो इनके जो आपके अनुच्छेद है ये पता यहाँ पे होने चाहिए, इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। देखो यहाँ पे पहला हम लोग इसका राइट आंसर देख लेते हैं कि जो आपका अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को एक घटक माना जाता है, तो हम क्या कहेंगे? निजता का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाता है। और ये जो आपका निजता का अधिकार है ये अगर बात की जाए कौन से आर्टिकल में, हम कहेंगे अनुच्छेद नंबर आपका 21 में इसके बारे में बात वहां पे की गई है। अब बताओ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये संविधान एक कौन से अनुच्छेद में इसके बारे में वहां पे बात हुई है? तो यहां पे हम लोग कहेंगे ये आपका हो जाएगा आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 19(1) और आपका ये ए, ये यहां पे आपका हो जाता है, जो कि एक प्रकार की क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार हमारा हो जाता है। अब यहां पे बात करें जो समानता का अधिकार दिया जा रहा है, समानता का अधिकार ये कौन से आर्टिकल में बताया गया? ये बताया गया अनुच्छेद नंबर 14 में बात हुई, जो कि एक प्रकार का आपका मौलिक अधिकार यहाँ पे हमारा हो जाता है। कैसा है? मौलिक। और यहाँ पे जो संपत्ति का अधिकार है ये कौन से अनुच्छेद में आएगा? हम कहेंगे ये हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 300(a) में आपका यहाँ पे हो जाता है। तो इनके आर्टिकल आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपका जो संपत्ति का अधिकार है ये बहुत बार पेपर में आया है और इसका आपका अनुच्छेद ही आपसे वहां पे पूछा जाता है वहां पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया जा रहा है। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त वहां पे हुई थी, तब ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? दो यहाँ पे एक चीज ये तो हमें पता ही होना चाहिए, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे। अब इसके साथ दो चीजें और आपको पता वहां पे होनी चाहिए कि उस समय जो प्रधानमंत्री थे उनका कार्यकाल क्या वहां पे था, और इनकी पार्टी का नाम भी हमसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो पहले तो ये बताओ एंथनी इडेन है,
विंस्टन चर्चिल है, क्लेमेंट एटली है, या रैमसे आपका मैकडोनाल्ड हो जाएंगे। तो बताओ कि 1947 जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय आपके आपकी ब्रिटिश के प्रधानमंत्री का नाम यहाँ पूछा जा रहा है। तो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन यहाँ पे होंगे, हम सीधा कहें किसका नाम बताएं, आप बताओ क्लेमेंट एटली का नाम बताना है। ऑप्शन टी यहाँ पे आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और मैंने क्या बताया था कि जो ये क्लेमेंट इटली थे यहाँ पे, ये बताओ इनका कार्यकाल क्या वहां था। ये आपके 1945 में भारत 1945 में क्या हुआ, ये ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बनते हैं और इनका कार्यकाल क्या होता है, ये था आपका 1951, ये कार्यकाल था। और भारत कब आजाद हुआ, 1947 जब भारत वहां पे आजाद हुआ तो उस समय किसकी पार्टी थी, आपकी इन्हीं की पार्टी यहाँ पे हो जाती है। अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए इनकी पार्टी का नाम क्या वहां पे हो जाता है, तो पार्टी का नाम आप यहाँ पे क्या बताओगे, ये होगा आपका लेबर पार्टी। क्या हो जाएगा, लेबर पार्टी इनकी यहाँ पे आपकी हो जाती है। ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपके मैंने ये नोट्स दे रखे ना, हैंड रिटन नोट्स, ये एक बार आप तैयार कर लेना, यानी नोट्स आपको बनाने नहीं पड़ेंगे, प्रॉपर बने बनाए नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और साथ दोस्तों यहाँ पे ये आपको नोट्स तो मिलेंगे, इसमें आपका जैसे बायोलॉजी हो गया, यानी हमारी साइंस हो गई, जीके हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग, प्रॉपर आपके हैंडेड नोट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। नोट्स बनाने नहीं पड़े, बस इनकी फोटो कॉपी लगा लेना, निकलवा लेना। अब यहाँ पे जो नोट्स बनाने में आपका टाइम वहाँ वेस्ट हो रहा है, ये प्रॉपर टाइम आपका वहाँ पे बच जाएगा। और इसके साथ दोस्तों यहाँ पे 50 प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। और ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये मान चला आपके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे सारे मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं। यानी जैसे कि अभी 2025 में आर्मी जीडी जितने भी ट्रेड के पेपर वहाँ पे हुए वो सारे वहां मिल जाएंगे। इसके बाद जैसे आपका 2024 जो आपके आर्मी जीडी हो गया, ट्रेडमैन जो पेपर वहां पे हो, जितने भी शिफ्ट में पेपर हुए सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यानी आपको एक तो ये पता चल जाएगा कि हम जब वहां पेपर दे रहे हैं तो हमारे टाइमिंग क्या वहां पे आ रही है। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये आपको पता चलेगा कि आपके रैंक क्या है। जब आप ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पे दोगे, यहाँ पे आपको रैंक पता चलेगी कि अगर 1000 बच्चा ये प्रैक्टिस सेट वहां पे दे रहा है तो उन 1000 बच्चों में हमारी तैयारी कैसी चल रही है, हमारी रैंक क्या आ रही है, ये आपको पता हो जाएगा। तो ये सारे नोट्स आपको जो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाना, सीधा एनए वाला सर्च कर देना, ये एप्लीकेशन आ जाएगा। और इस ऐसा जो फोल्डर आपको यहाँ पे देखा, इसी में सारे नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे कंप्लीट नोट्स भी है और 50 प्रैक्टिस सेट भी, दोनों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये सारे चीज आप तैयार जरूर कर लेना अगर आपको 2026 में अपना पेपर वहां पे क्वालिफाई करना है। या फिर अगर दोस्तों ये व्हाट्सअप नंबर भी जो आप दिख रहा है यहाँ पे, मुझे व्हाट्सअप पे हाई लिख के मैसेज कर देना, जहां पे ये आपका एप्लीकेशन का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। और जो यहाँ जो ये क्लास यहाँ पे हो रही है इसकी पीडीएफ आपको जो टेलीग्राम में ग्रुप में वहां मिलेगी, वो भी आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या दिया जा रहा है कि हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से आपकी ये संबंधित है। तो हरित क्रांति से भी एग्जाम में हमारे क्वेश्चन कई सारे बनते हैं यहाँ पे। पहले बताओ कि कृषि क्षेत्र है, वित्तीय क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है या सेवा क्षेत्र है। कहाँ पे क्वेश्चन आया था, दानापुर एआरओ में हमारे जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो ये बताओ हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से आपकी संबंधित हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कहेंगे कृषि क्षेत्र से ये संबंधित आपकी होगी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और क्या चीजें और आपसे यहाँ पूछी जा सकती हैं, जैसे अगर ये क्वेश्चन बताओ चाहे कि जो आपके हरित क्रांति के जनक कौन है। अगर क्वेश्चन बनता है, पूछा गया हरित क्रांति के जनक बताओ कौन यहाँ पे हो जाएंगे, तो जनक में किसका नाम बताओगे। अगर भारत का लिख लेना यहाँ पे, अगर क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाए, क्योंकि जीडी में हमारे पेपर में भारत का ही पूछा जाएगा, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन यहाँ पे हो जाएंगे, तो यहाँ पे किसका नाम आपको बताना है। आप सीधा बताना यहाँ पे MS, किसका नाम बताओगे आप, MS और स्वामीनाथन का, स्वामी नाथन का नाम आपको बताना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार क्वेश्चन में ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन हो चुका है। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये बताओ हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए हरित क्रांति की शुरुआत आपकी कब वहां पे हुई थी, तो आप क्या बताओगे। इसकी शुरुआत दोस्तों आपकी 1960 के दशक में इसकी शुरुआत वहां पे आपकी हो गई थी। जहां पे आपका हुआ क्या था कि जो आपके गेहूं हो गया, जैसे क्या हुआ आपका गेहूं, यह भी दोस्तों आपका चावल हो गया, इनके आपके हाइब्रिड बीज वहां पे यूज किए, यानी HY
बीजों का आपका प्रयोग वहां पे किया गया था, जिससे क्या हुआ, आपके जो आपका गेहूं हो गया, धान हो गया, इनकी खेती में काफी ज्यादा वृद्धि वहां पे देखने को मिली थी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से देख लीजिएगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ आपका लोक सेवा आयोग से संबंधित यहाँ पे हो जाता है? भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित आपका होगा? ये हमारे आर्टिकल अनुच्छेद यहाँ पे दिए गए हैं, और ये जयपुर एआरओ में आर्मी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को देखो, क्या आप इसका आंसर यहाँ पे दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे, क्योंकि जब पेपर में बैठोगे ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा वहां पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या चीज आपसे यहाँ पे दी जा रही है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से यहाँ पे संबंधित हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, अनुच्छेद नंबर 315 से लेके 323 हमारा ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर ये आपका यहाँ पे हो जाता है। यानी इसमें क्या बात हुई कि यूपीएससी और आपके जो पीसीएस की स्थापना होगी या कार्य सदस्यता जो आपकी रिपोर्ट होती है, इसी के बारे में इन्हीं आर्टिकल में आपको सारी बातें वहां पे बताई गई हैं। अब यहाँ पे अगर हम ये बात करें कि जो आपका अनुच्छेद नंबर 330 से लेकर 338 जो यहाँ पे दिया जा रहा है, इसमें क्या चीज बात यहाँ पे हुई है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बताएंगे, यहाँ पे दोस्तों आपका अनुसूचित, क्या बताओगे आप यहाँ पे, अनुसूचित जातियों का, अनुसूचित जो आपकी जनजातियां जातियां हो गई आपकी, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण और आयोग से संबंधित आपका यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद अनुच्छेद 3 से लेके जो आपका 320 यहाँ पे आपका दिया जा रहा है, इसमें क्या आपकी बात यहाँ पे हुई है, यहाँ पे हम कहेंगे क्या, न्यायिक, यहाँ क्या कह दोगे, न्यायिक और कानूनी, न्यायिक और कानूनी प्रावधान इसमें आपका आपका दिया गया, प्रावधान इसमें इस बात की बात यहाँ पे हुई है। और अनुच्छेद 210 से 219 इसमें क्या चीज बात यहाँ पे हुई है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों राज्य विधान मंडल, ये हो गया आपका राज्य विधान मंडल से संबंधित आपका यहाँ पे हो जाता है। तो इसका राइट हम लोग क्या बताएंगे, जो आपका यहाँ पे दिया जा रहा है संघ लोक सेवा आयोग संबंधित आर्टिकल कौन होगा, 315 से लेके 323 यहाँ 23 आपका हो जाता है। तो सारे चीजें ध्यान से देखते हुए चलना, और कितना स्कोर आपका हो रहा है काउंट जरूर कर लीजिएगा। अब ये बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विधा के रूप में शामिल वहां पे किया गया था? कौन सा खेल वहां पे शामिल किया गया था? वॉलीबॉल है, आपका स्क्वैश है, कबड्डी है, कुश्ती है। लखनऊ एआरओ में क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो कौन सा खेल यहाँ पे शामिल आपका किया गया था? तो ये बताएंगे हम लोग, क्या बताओगे आप, कहोगे सर कबड्डी को शामिल यहाँ पे हुआ था। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है, किसको, कबड्डी को शामिल वहां पे किया गया था। अब अगर क्वेश्चन दोस्तों ये कभी आपसे यहां पूछा जाए कि एक हमें ये बताओ, जैसे वॉलीबॉल आपका दिया जा रहा है, ये कब शामिल वहां पे हुआ था, हम कहेंगे ये आपका 1958 में शामिल यहाँ पे हो गया था। इसके बाद ये अगर पूछा जाए स्क्वैश ये कब शामिल हुआ था, हम कहेंगे 1998 में ये आपका शामिल हो जाता है। अब इसका कबड्डी का तो आपने देख लिया 1990 हो गया। कुश्ती ये कब शामिल वहां पे हुई थी, कुश्ती का हम बताएंगे 1954 में, 1954 में ये आपका शामिल हो गया था। तो किसी का भी पूछा जाए, यहां भी मान लो आपका कबड्डी आपको 1990 में शामिल हुआ, ये पूछा गया। अगर यहां पे हमसे ये पूछा जाता है कि एशियाई खोल मान लो एशियाई खेल का नाम दे देता और एक सन देता 1958 में, तो किसको शामिल वहां पे किया गया, तो हम बताते हैं वॉलीबॉल को। स्क्वैश आपका 1998 में हो गया, कुश्ती आपका 1954 में आपका शामिल वहां पे हुआ था। तो ये सारे डेट आप यहाँ पे याद करना कि अगर आपके लखनऊ एआरओ में आपका कबड्डी का पूछा गया है, तो हो सकता है आपके पेपर में कुश्ती का पूछ ले, वॉलीबॉल का पूछ ले, किसी न किसी का आपसे वहां पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो आपका पुणे एआरओ में पूछा गया कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना से क्रियान्वित की जा रही है, कब से क्रियान्वित की जा रही है, वर्ष का नाम आपसे पूछा जा रहा है। जो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना है, 2017 है, 16 है, 15 है, 14 है, कौन से वर्ष से हो जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो उस वर्ष का नाम आपको क्या बताना है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 2016। ऑप्शन 2 पे आपको यहाँ पे टिक आपको कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन ये अगर आपसे कभी पूछा गया, अच्छा ये बताओ कि जो आपका योजना किस मंत्रालय के तहत आता है, कि जो आपकी प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना है ये कौन से मंत्रालय के तहत आता है, तो आप यहाँ पे क्या बताओगे, तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा श्रम और रोजगार। तो हम लोग क्या बताओगे, श्रम,
तो यहाँ पे कौन सा मंत्रालय बताओगे? आप सीधा कहोगे श्रम और रोजगार, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आपका यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि योजना की अवधि क्या है वहां पे, तो इसकी अवधि क्या हो जाएगी, यानी कि 2016 से पहले 3 वर्षों के लिए आपका जो ईएफपी था उसका 12% सरकारी योगदान आपका यहाँ पे हो जाता है। तो आप क्या कह दोगे, ये आपका प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना ये कब से चल रही है? हम कहेंगे 2016 से। और ये जो आपका रोजगार प्रोत्साहन योजना है कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो हम कहेंगे श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। ये पेपर में क्वेश्चन पूछता भी है वहां पे। अगला क्वेश्चन देखो, क्या आप इसका आंसर यहां पे दे पा रहे हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो हमारा 1961 से 96 में उल्लेख की गई है, प्रमुख आर्थिक चुनौती इसकी वहां पे क्या थी? क्या चुनौती यहां पे थी कि युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन, सेवा क्षेत्र का आरंभ करना, डिजिटल प्रौद्योगिकी उन्नति पर ध्यान केंद्रित करना, या अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। तो ये बताओ, तीसरी पंचवर्षीय योजना में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौतियां वहां पे क्या क्या थी वहां पे? तो क्या आर्थिक चुनौतियां हो जाएंगी? तो यहाँ पे सीधा बताना है, क्योंकि उस समय क्या हुआ है, युद्ध आपके हो। देखिए हम बताएंगे युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर आपका हो जाता है। अभी दोस्तों जो मैंने बताया था, ये एग्जाम में क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना बहुत बार पूछा था कि पहली पंचवर्षीय योजना कब वहां पे लागू गई थी। डेट याद कर लेना, पेपर में क्वेश्चन आता है। और ये याद कर लेना कि जो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये किस मॉडल पे आपकी आधारित थी। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे होगे, क्वेश्चन में वहां पे ऐसे आंसर यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो हम क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अच्छा ये बताओ, भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में किसका उल्लेख किया गया है? भाग नंबर 3 में क्या किस चीज का उल्लेख यहाँ पे हुआ था, जो कि दानापुर एआरओ में पूछा गया था कि मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, या नागरिकता है, या मौलिक कर्तव्य है। भाग 3 का हमसे पूछा गया कि भाग 3 में किसका उल्लेख यहाँ पे किया गया है। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन आपके ऐसे होते ना, एक बार क्वेश्चन आप देखोगे, अगर आंसर आ तुरंत आंसर आप वहां पे दे लोगे। तो हमें पता है कि भाग 3 में किसका उल्लेख यहां पे हुआ है, तो हम कहेंगे मौलिक अधिकार का। किसका? मौलिक अधिकार का। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। यानी जो आपका नंबर भाग 3 पूछ ले, या फिर भाग 3 दे दे, या फिर आपका अनुच्छेद नंबर आपका 12 से लेके 35, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 मौलिक अधिकार हो, जैसे आपका समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, ये सारे किसमें आपके दिए गए? ये सारे आपके अनुच्छेद 1235 के बीच में ही आपके यहाँ पे दिए गए। और अगला ऑप्शन देखो दिया गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो यहाँ पे आपका दिया जा रहा है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा है भाग नंबर 4। ये किसमें दिया गया है? आप कहोगे भाग नंबर 4 में दिया गया है। अगर अनुच्छेद आपसे पूछा जाता, अनुच्छेद आपका 36 से लेके 51 के बीच में इसकी बात यहाँ पे की गई है। अगला है नागरिकता, जो यहाँ पे दिया जा रहा है। तो नागरिकता दोस्तों क्या हो जाएगा? ये बात हुई है भाग नंबर, संविधान के भाग नंबर 2 में। अनुच्छेद अगर पूछा जाता, हम बताते अनुच्छेद हो जाएगा 5 से लेके 11। ये हमारा अनुच्छेद आपका हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य यहाँ पे दोस्तों दिया जा रहा है, तो मौलिक कर्तव्य भी क्या हो जाएगा? भाग नंबर 4 ए में आपका हो जाएगा। और अनुच्छेद किस अगर पूछा जाता, हम बताते 51 ए, ये हमारा अनुच्छेद यहाँ पे हो जाता है। जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जो संविधान में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जो कि संविधान के अनुच्छेद 51 ए में आपका ये जोड़ दिया गया। तो किसी भी चीज का अगर आपसे भाग पूछ ले, अनुच्छेद पूछ ले, ये आप अनुच्छेद भी याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। वहां पे सीधा सीधा बोलेगा जो हमारे अधिकार जो दिए जाते हैं, ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत वहां पे आते हैं। तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 आप याद कर लेना, कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर यहां से टकराएगा। तो सारी चीजें आप अच्छे से वहां पे तैयार करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं, जहां एक वर्ष में 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वहां पे हो जाती है? तो ये बताओ, पहला दिया गया पासीघाट और आपका अगुम्बे दिया गया, चेरापूंजी और आपका मौसिन राम है, गंगटोक और आपका अंबोली है, महाबलेश्वर और आपका नेरियामंगलम दिया गया है। और ये जो आपका लखनऊ एआरओ में पेपर आया था, ये जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, अगर पेपर में आपके रिपीट वहां पे हो गया तो इसका आंसर आपको सीधा सीधा क्या बताना है? आप कहोगे सर हम बताएंगे यहाँ पे
चेरापूंजी और मोहसिन राम यहाँ पे बता देना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ये दोस्तों जो आपके स्थान होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बारिश यहीं पे आपको देखने को मिल जाती है। अब इसके बाद अगर क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाए, अच्छा एक ये भी नोट कर लेना, अगर यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन ये सीधा सीधा पूछा जाए, अच्छा एक हमें ये पॉइंट बताना, दुनिया में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, दुनिया में सबसे दुनिया में सबसे अधिक दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान बताओ, वर्षा वाला, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए वर्षा वाला स्थान कौन सा यहाँ पे हो जाता है, तो आप यही क्या बताओगे, यहाँ पे सीधा सीधा आप ये बताओ क्या, मौसिन राम ही आपको बताना। ये कहाँ पे है आपका, मेघालय में। कहाँ पे है, हम कहोगे मेघालय में आपको बता देना। यहाँ पे दोस्तों जो वर्षा कितनी होती है, 1187 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ पे दोस्तों आपको ये देखने को मिल जाती है। तो कभी क्वेश्चन अगर पूछा गया दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा हो जाएगा, तो आपको मोहसिन राम बताना। ये कहाँ पे है, मेघालय राज्य में आपका हो जाता है। अच्छा ये बताओ आपका कि ये चेरापूंजी और मोहसिन राम में वर्षा आखिर क्यों इतनी ज्यादा वहां पे आपकी होती है। तो वर्षा का दोस्तों कारण मेन यही होता है कि आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, जो कि जो खासी, एक आपकी मेघालय में खासी पहाड़ी वहां पड़ती है, तो जो ये मानसून वहां पे आता है, जो खासी पहाड़ी होती है वो आपका ट्रिंगल के रूप में होती है कि आपके मान चलो जैसे एक पहाड़ यहाँ पे हो गया, एक पहाड़ ऐसे हो गया, एक पहाड़ ऐसे हो गया, तो यहाँ पे तीन, अब यहाँ पे अगर कोई मानसून आता है ये कहीं ना कहीं इन्हीं में टकरा के वर्षा वहां पे करता है। तो इसी वजह से क्या होता है, आपका जो चेरापूंजी मोहसिन राम में वर्षा बहुत ज्यादा वहां पे होती है, मेघालय में खासी पहाड़ी की वजह से आपकी ये। अगला क्वेश्चन ये आता है, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन थे। वहां पे प्रमुख व्यक्ति आपसे पूछा गया कि लॉर्ड आपका लिन लिथगो और आपका एडविन मॉन्टेगू हो जाएंगे, लॉर्ड इरविन और एडविन मॉन्टेगू होंगे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और आपका एडविन मॉन्टेगू हो जाएगा, या लॉर्ड कर्जन और एडविन आपके मॉन्टेगू हो जाएंगे। किसका नाम आप बताओगे, पेपर में क्वेश्चन अगर आपके रिपीट वहां पे हुआ, तो यहां पे सीधा सीधा क्या बताना है, आप कहोगे सर हम बताएंगे लॉर्ड इरविन और एडविन मॉन्टेगू का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पे हो जाएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन थे, यही आपके प्रमुख व्यक्ति यहाँ पे आपके हो जाते। कौन होंगे, लॉर्ड इरविन और एल्विन मॉन्टेगू यहाँ पे प्रमुख व्यक्ति आपके यहाँ पे हो जाते हैं। अब इनका अगर ये पूछा वायसराय कब तक थे, यहाँ पे 1926 से लेके 1931 के ये वायसराय भी वहां पे हो जाते हैं, और जो आपका गांधी इरविन समझौता इन्हीं से आपका जुड़ा हुआ वहां पे हो जाता है, जुड़ा हुआ इन्हीं से आपका वहां पे हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये बताओ वार्षिक मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव आपका, जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनी अट्टम, ओडिसी और कथकली के प्रदर्शन शामिल वहां पे, ये कहां पे आयोजित आपके किए जाएंगे, जो कि पुणे एआरओ में क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्नाटक बताओगे, महाराष्ट्र बताओगे, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो ये क्वेश्चन देखो सामने अगर आपको दिख रहा है कि जो कि पुणे एआरओ में आर्मी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अब दोस्तों जो पेपर वहां पे आ रहे हैं इनका लेवल थोड़ा ठीक ठाक यहाँ पे होने लगा, यानी पहले जैसे पेपर अब नहीं बनते जो बिल्कुल नॉर्मल वहां पे आते, तो अब थोड़ी तैयारी भी आपको वहां पे करनी पड़ेगी, और जो नोट्स आपने ले रखे बस वही तैयार कर लेना। अगर अप्रैल महीने के पहले आपने सारे कंप्लीट वहां पे कर लिए, तो जब पेपर बैठे हो क्वेश्चन वहां से आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे सीधा सीधा राइट आंसर क्या मारना है, आप कहोगे सर हम कहेंगे तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्या कहोगे, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब अगर क्वेश्चन आपसे ये कभी पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताओ कि जो भरतनाट्यम हो गया, एक क्वेश्चन ये आपसे देखा होगा, सीधा सीधा आपसे पूछेगा हमें ये बताओ भरतनाट्यम ये कहाँ, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा वहां पे होता है। या फिर अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कुचिपुड़ी बताओ कौन से राज्य से संबंधित यहाँ पे हो जाता है, तो कुचिपुड़ी क्या बताओगे, यहाँ पे आप कहोगे सर हम कह दें कुचिपुड़ी में, आप कह देना आंध्र प्रदेश राज्य यहाँ पे कह देना,
भरतनाट्यम में हम कह देंगे तमिलनाडु का। किसका नाम बताओगे? तमिलनाडु में। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि ये जो आपका भरतनाट्यम है कौन से राज्य संबंधित हो जाएगा, या आपको जो कुचिपुड़ी नृत्य शैली यहाँ पे होती है कौन से राज्य से संबंधित यहाँ पे हो जाती है। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और ये आपको तैयार करना, ये दोनों के दोनों आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, खुद ही देख रहे हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पूछे गए होंगे। अब यहाँ दोस्तों हमारे साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। 15 क्वेश्चन हमारे साइंस का भी हमारे पेपर में पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि हवा की शक्ति और वेग मापने वाला यंत्र बताओ। हवा की शक्ति और वेग मापने वाला यंत्र कौन वहां पे हो जाएगा? एमीटर होगा, एनीमोमीटर होगा, अल्टीमीटर होगा, या आपका आर्डियोमीटर होगा। कौन सा आपका यंत्र वहां पे हो जाता है? अब देखो ध्यान से यहाँ पे फिलहाल हम लोग क्या बताएंगे, राइट आंसर हमारा हो गया एनीमोमीटर, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर यहाँ पे हो गया कि हवा की शक्ति और वेग हम किससे मापते हैं? आप कहोगे एनीमोमीटर से आपका मापा जाता है। एमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? आप कहोगे इससे हम लोग मापेंगे विद्युत धारा। क्या मापी जाएगी? आप कहोगे विद्युत धारा हम लोग मापेंगे। अल्टीमीटर यहाँ पे दिया जा रहा है, अल्टीमीटर से क्या कहोगे? आप कहोगे हम इससे ऊंचाई मापते हैं। इससे क्या मापी जाएगी? आप कहोगे ऊंचाई मापी जाती है, ऊंचाई मापी जाएगी। एक आपका आर्डियोमीटर यहाँ पे दिया जा रहा है, ये क्या होता है? आपकी सुनने की क्षमता क्या मापी जाएगी? हम कहेंगे सुनने की क्षमता इसमें आपकी मापी जाती है, जो कि आपके ध्वनि से संबंधित यहाँ पे हो जाती है। अब इसका राइट आंसर आपको क्या बताना? एनीमोमीटर हो जाएगा। ये तीनों नाम भी आप पता कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि पेपर में ये तीनों चीजें भी पूछी वहां पे जाती हैं हमारे। अब ये बताओ कांस से किसका मिश्र धातु को? मिश्र धातु से भी हमारे पेपर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। यहां पूछा गया कि जो कांस से होता है किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता है, टिन और जस्ता है, तांबा और टिन है, ये लोहा और जस्ता हो गया। तो कांसा में किस किस के आपके घटक वहां पाए जाते हैं, ये चीज हमसे पूछी जा रही है। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या बताओगे कि जो कांस से किसका मिश्र धातु यहाँ पे हो जाएगा? तो हम कहेंगे ये होता है तांबा का, और टिन का यहाँ पे आपका घटक यहाँ पे आपका हो जाता है। किसका हो जाएगा? हम कहेंगे ये होगा आपका कापर का, और आपका क्या हो जाएगा? टिन का। टिन का हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए इनका रेशियो क्या वहां पे होता है, तो कापर ये मान चला अगर 88:12 का रेशियो इनका से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया अच्छा ये जो कांस्य होता है इसका यूज कहाँ पे होता है, अगर उपयोग पूछा जाए कि कांस्य का आखिर हम यूज कहाँ, उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो आप क्या कहोगे? जैसे आपकी जो मूर्तियां बनाने में कहाँ पे होता है? हम कहेंगे मूर्तियां बनाने में, या फिर आपके जो सिक्के होते हैं सिक्के बनाने में यूज होता है, या फिर दोस्तों आपने देखा हो घंटियां बनाने में भी इसका काफी ज्यादा यूज वहां पे किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे आपके राइट आंसर यहाँ पे हो जाते। देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं पीतल और कांसा में। किसमें कंफ्यूज होते हैं? एक आपका पीतल हो गया, क्या बताओगे? एक आपका पीतल हो जाएगा, क्या बताओगे? एक जैसे हमारा पीतल हो गया, और एक आपका जैसे कांसा हो गया। पीतल हो गया और कांस्य धातु हो गया, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे होती है। तो जो आपका ये पीतल होता है इसमें क्या होता है? इसमें कापर और प्लस जिंक यहाँ पे होगा, और जो कांसा यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे ये कांसा में क्या होगा? ये कापर, और ये अभी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था, ये हो जाएगा टिन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर ये दोनों आपकी हो जाती, और जो पीतल दोस्तों आपकी होती है ये अधिक चमकदार होती है। पीतल क्या होगी? पीतल में कहोगे ये होती दोस्तों चमकदार, चमकदार होती है। और जो कांसा होता है ये क्या होता है? मजबूत होता है। कांसा क्या होता है? आपका मजबूत यहाँ पे होता है। तो इनमें कंफ्यूजन कभी ना लेना। इसका क्या हो जाएगा? इनके जो घटक होते हैं ना ये याद कर लेना कि कांसा और पीतल का, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वहां बच्चों को देखने को मिल जाती है। इसमें कभी कंफ्यूज वहां पे ना होना, क्योंकि होता है कि कापर और कांसा लोग एक ही समझ लेते हैं और वहां पे गलतियां वहां पे कर देते हैं, और आपको ये गलती बिल्कुल वहां पे नहीं करनी है। अच्छा ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित यहाँ पे हो? देखो ऐसा क्वेश्चन कभी अगर आपका पूछा गया है तो सीधा सीधा आपको देखना क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने और इधर कितने हैं, बस दोनों मान बराबर कर लेना। अगर दोनों आपके बराबर वहां पे करो आप सीधा कहोगे ये आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो H2 हाइड्रोजन कितने हमारे? 2 हैं यहाँ पे। यहाँ हमने देखा हाइड्रोजन हमारा 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, लेकिन ऑक्सीजन 2 तो ये हमारा इधर हो गया, एक ये इधर हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया? गलत आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सोडियम यहाँ पे 1 है,
और यहाँ सोडियम हमारा एक ये दिया जा रहा है, यहाँ पे एन हमारा एक है, एन इधर एक है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 हो गए, 2 हो गए, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे दिया गया, तो ये हमारा गलत हो गया। अब यहाँ पे देखो कैल्शियम आपका एक दिया गया, कैल्शियम यहाँ चलो एक है, सही है। कार्बन सी एक है, ये सही है। O3 हमारा O3 O ऑक्सीजन 3 अणु यहाँ पे है, एक अणु ये हो गया और 2 अणु ये हो गए, या 3 अणु, यानी ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, जो समीकरण पूरा संतुलित आपका हो गया। तो अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस सीधा इनको ये देखना है कि किसके कितने अवयव वहां पे हैं और वही आंसर आपको बता देना है। तो हम क्या कह देंगे, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता है। और ये क्वेश्चन भी आपका दानापुर एआरओ में हमारे जीडी के पेपर में पूछा गया था। काउंट करते हैं ना, जीके में क्या स्कोर हो रहा है, साइंस में क्या स्कोर हो रहा है। अगर आज इस प्रैक्टिस में अगर 35 स्कोर कर लिया, मान चलो तैयारी आपकी बिल्कुल यहाँ पे सही चले। और डेली जो क्लास आपकी ये 6:30 बजे की होगी, इसे लेना ना भूलेगा, क्योंकि एग्जाम तक मैं वो सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा जो पेपर में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं आपके। अच्छा ये बताओ, निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से एलपीजी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में मौजूद वहां पे होता है। मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। तो ये बताओ एलपीजी में सबसे ज्यादा क्या चीज मौजूद वहां पे हमारी होती है, इन ऑप्शन में बताना है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन में। तो आप बताओ राइट आंसर यहाँ पे क्या बताओगे। पूछा किसका गया हमसे, एलपीजी का पूछा गया। तो एलपीजी में सबसे ज्यादा क्या वहां पे होता है, हम कहेंगे ब्यूटेन ही तो आपका होता है। ऑप्शन 4 नंबर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो ये देखो यहाँ पे होता है क्या, इसमें जो आपका एलपीजी होता है, इसमें मेन आपका ब्यूटेन और प्रोपेन यहाँ पे होता है। क्या होता है, ब्यूटेन हो गया और प्रोपेन होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा होता है वो क्या होता है, ब्यूटेन आपका यहाँ पे हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आप याद कर लेना कि एलपीजी से ये याद कर लेना कि ये बताओ, जैसे एलपीजी होती है, एलपीजी का जो रंग कैसा होता है और गंध कैसी वहां पे होती है। जैसे हम लोग जो घरों में सिलेंडर यहाँ पे यूज करते हैं, इसका अगर ऐसे नॉर्मली तौर से देखा जाए वहां पे, तो एलपीजी का ना तो कोई रंग होता ना तो कोई गंध होता है। लेकिन अगर जो घर में हम लोग वहां पे देखते हैं कि जरा सी गैस हमारी लीकेज हो जाती है, एक हमें मान लो गंध वहां महसूस होती है, उसका रीजन क्या वहां पे होता है। तो जो आपकी ये एलपीजी यहाँ पे होती है, इसमें क्या होता है, मर कैप्टन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाएगा, आप कहोगे मर कैप्टन इसमें आपका मिला दिया जाता है। इसकी की वजह से क्या होता है, कोई दुर्घटना वहां पे नहीं होती है, और हमें पता चल जाता है कि गैस में अगर कुछ भी लीकेज होता है, गैस अगर निकल रही होती है, हमें तुरंत वहां पता चल जाता है। अगर मर कैप्टन ना उसमें मिलाया जाए, तो अगर गैस आपकी लीकेज भी हो जाए, तो वो आप पता भी वहां पे नहीं चलेगी कि गैस यहाँ पे लीकेज आपकी चल रही है। तो क्या बताओगे, मर कैप्टन यहाँ पे आपका मिला दिया जाता है। तो आंसर क्या हमारा हो गया, ब्यूटेन आपका राइट आंसर इसका हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, विद्युत का अच्छा चालक है शुष्क हवा, कागज या कैरोसिन या ग्रेफाइट। तो विद्युत का अच्छा चालक हमें इनमें से बताना है, जो कि जयपुर एआरओ में पेपर में क्वेश्चन हमारा पूछा गया। तो विद्युत का अच्छा चालक क्या वहां पे होता है। तो विद्युत का चालक इनमें से आप क्या बताओगे, इनमें से हमारा ग्रेफाइट ही आंसर आपका हो जाएगा, ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाता है। अब अगर क्वेश्चन ये कभी पूछा गया, अच्छा ये बताओ जो ग्रेफाइट है, ये विद्युत का चालक किस वजह से यहाँ पे है। तो विद्युत का चालक किस वजह से यहाँ पे है, तो आप क्या कहोगे, ये आपका जो आपका sp2, आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन से आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन वहां पे करता है, और इसके जो इलेक्ट्रॉन हो इसके परत में वहां पे आ जाते, ऊपरी साइड में आते, वहीं से क्या होता है, धारा प्रवाह आपका होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या बताओगे, ग्रेफाइट आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। देखो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये बताओ जो विद्युत चालक के उदाहरण क्या होते हैं, जैसे आपका कापर हो गया, सिल्वर हो गया, इनमें क्या होता है, विद्युत चालक सबसे ज्यादा यहाँ पे होती है। अगर क्वेश्चन आए सबसे ज्यादा विद्युत चालक किसमें होती है, हम बताएंगे सिल्वर में, फिर क्या आता है, कापर का नाम वहां पे आपका हो जाता है। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, इंसुलेटर बताओ, इंसुलेटर इंसुलेटर यानी किनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, इंसुलेटर बताओ किसमें विद्युत प्रवाह वहां पे नहीं होता है। तो इंसुलेटर अगर कभी आपसे पूछा जाए, जैसे अब कागज हो गया, कागज में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। और रबर आपकी हो गई, क्या रबड़ हो गई, या जैसे आपकी शुष्क हवा हो गई, शुष्क हवा होगी, जैसे प्लास्टिक आपका हो गया, क्या हो गया, प्लास्टिक आपका यहाँ पे
हो गया। जैसे ये क्या होता है, इनका यूज कहाँ पे होता है, इनका यूज होता है धारा को रोकने के लिए, वहां पे होता है। जैसे आप देखा होगा जो हमारा तार होता है, बिजली की जो वायर होते हैं, उनके ऊपर क्या होती है, एक आपकी प्लास्टिक या रबड़ ही तो वहां पे चढ़ी होती है, जिससे क्या होता है, तो वो जो धारा होती है बाहर वहां पे नहीं जाती है। तो ये आपका इंसुलेटर हो जाते हैं। विद्युत चालक इसमें होता है, जैसे आपका आपका ये हो गया, ये सिल्वर आपका हो गया, ये आपका यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रेफाइट में क्या रीजन होता है कि इसमें आपका अच्छा चालक वहां बन जाता है, हम बताएंगे एस्पिरेट टू आपका हाइब्रिडाइजेशन से आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन वहां पे होते हैं, जो परत में इसके प्रभाव वहां पे होते रहते हैं। तो ये कॉपर और सिल्वर दोनों चीज यहाँ पे याद कर लेना। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया सबसे अच्छा विद्युत चालक किसमें वहां पे होता है, हम बताएंगे सिल्वर का नाम, यानी चांदी का नाम आपको बता देना है। निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी यहाँ पे होती है, सबसे मीठी शर्करा बताइए। जबलपुर एआरओ में पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सुक्रोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है। तो हमें ये बताना निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी यहाँ पे होती है। दोस्तों एक आप सीधी एक लाइन नोट कर लेना। जैसे ये ऑप्शन में हमेशा आपके डिपेंड करते हैं। जैसे अगर आपका फ्रक्टोज ऑप्शन में दिया जा रहा है, तो हम सबसे पहले फ्रक्टोज पे यहाँ पे टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में फ्रक्टोज हमारा ना दिखा, तो हम क्या दूसरा ऑप्शन हम देखेंगे सुक्रोज हमारा दिया गया है कि नहीं दिया गया। सुक्रोज हम सेकंड नंबर पे चेक करेंगे। सुक्रोज के बाद आप चेक करो किसको, ग्लूकोज का नाम आप यहाँ देखो कि ऑप्शन में है कि नहीं है। ग्लूकोज के बाद अगला आप देखोगे माल्टोज, किसका देखोगे, माल्टोज का नाम आप यहाँ पे देख लेना। तो यहाँ पे जब हमने देखा तो हमें फ्रक्टोज तो सीधा सीधा यहीं पे आपका दिख गया, तो हम कह देंगे ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगी, सबसे मीठी शर्करा यहाँ पे हो जाती। अगर ऑप्शन में ये फ्रक्टोज ना दिखा होता तो हम आगे जाते सुक्रोज का नाम चेक करते, तो हम इसको ऑप्शन ए को हम लोग यहाँ पे राइट आंसर आप बता देते। अब अगर क्वेश्चन ये कभी क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छा ये बताओ जो आपका फ्रक्टोज यहाँ पे दिया जा रहा है, फ्रक्टोज आपका ये किस में पाया जाता है, अगर यही हमसे पूछ लिया जाए तो फ्रक्टोज किस में पाया जाएगा, आप कहोगे जैसे फल हो गए, या फिर जैसे आपके शहद हो गए, शहद हो गया, इनमें क्या होता है आपका फ्रक्टोज आपका यहाँ पे पाया जाता है। तो ये नोट करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, पेपर में ये क्वेश्चन आपका बनता भी वहां पे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण वहां पे होता है। जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है ये किसके कारण से वहां पे होता है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है, यानी जैसे कि ये मान लो अगर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में वहां पे आया, ठीक है, अब ये अगर वापस वहां पे नहीं जा पा रहा है, यानी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है लगातार आपका बढ़ता जा रहा है, ये घटना क्या कहलाती है, ग्रीन हाउस घटना वहां पे आपकी ये कहलाती है। तो यही पूछा गया है ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण से यहाँ पे होता है, हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की कारण, यानी CO2 की वजह से यहाँ पे आपका राइट आंसर ये आपका हो जाता है। और दोस्तों अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव में यानी कौन कौन सी गैसें हैं जो ये प्रभाव उसमें वहां पे आ रहा है, कौन कौन गैसों की वजह से वहां पे आ रहा है, तो आप कहोगे जैसे एक तो होगी हमारी CO2 गैस होगी जो अभी हमने देखा, इसके बाद हमारी मीथेन गैस भी आपकी हो जाती है, इसके बाद आपकी N2O हो जाएगी, एक आपकी O3 ओजोन हो जाती है, एक हमारा H2O यानी इसकी वाष्प यहाँ पे हो जाती है। ये क्या होती है, ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैसें यहाँ पे आपकी हो जाती हैं। तो ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे आपके बनते हैं। तो कोई भी चीज अगर पूछी जाए तो आप उसका आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। अगर यहाँ CO2 की जगह ये भी हमारे ऑप्शन में वहां पे दिख जाते, हम उसको वहां पे टिक कर देते। तो यहाँ पे अगर हमारा पहला CO2 ही दिख गया, हम उस पर ही टिक कर देंगे। ये अगर जो ऑप्शन आपके दिए जा रहे हैं कि इन्हीं में कोई ना कोई ऑप्शन आपका दिखेगा, तभी मैं कह रहा हूँ पेन और कॉपी लेके बैठना। अगर आपने ये 100 सेट यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, लगभग इसमें मैं यहाँ 5000 क्वेश्चन यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ। बस यही क्वेश्चन तैयार करके अपने पेपर में बैठना। पेपर में कहोगे सर इसके बाहर कोई क्वेश्चन हमारा गया ही नहीं, लेकिन ये सारी चीजें आप तैयार वहां पे करते हुए चलिएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या चीज यहाँ पे दी जा रही है कि एक विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता किस वजह से होती है, आवश्यकता होती है, तो वह विटामिन कौन सा है पूछा गया है। तो विटामिन B12 है, विटामिन D है, विटामिन B है, विटामिन A है। और ये हमारा दानापुर ARO में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर पेपर में आपके ये क्वेश्चन वहां पे रिपीट होता है तो इसका आंसर आपको सीधा सीधा क्या बताना है, आप कहोगे सर हम यहाँ पे कहेंगे विटामिन B12 का नाम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए पहला ही हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब देखो कभी ये क्वेश्चन आता है कि विटामिन B12 का अन्य नाम बताओ क्या यहाँ पे होता है। अगर आपसे इसका ये पूछ लिया जाए इसका अन्य नाम यहाँ पे क्या होता है, आप क्या कहोगे,
बालामीन, इसका अन्य नाम दोस्तों आपको यहाँ पे हो जाता है, ये भी चीज आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। अब अगर क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया कि विटामिन बी 12 के मुख्य स्रोत बताओ, ये हमें कहाँ से किस किस से यहाँ प्राप्त आपकी हो सकती है, किससे प्राप्त होती है विटामिन बी 12। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, जैसे आपका मांस हो गया, मांस हो गया, या फिर मांस के बाद जैसे आपका दूध हो गया, दूध हो गया, अंडे आपका हो गया, क्या हो गया आपका, अंडे हो गया। इनसे क्या होता है आपका ये विटामिन बी 12 यहाँ पे आपका पाया जाता है। अब देखो विटामिन से एक क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है कि जो आपका ये विटामिन से एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेगा, एक हमें ये बताओ जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी यहाँ पे होती है। तो जल में घुलनशील विटामिन आप सीधा क्या कहोगे, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी, ये क्या हो जाएगा, जल में घुलनशील विटामिन हमारी होती है। अगर वसा में घुलनशील विटामिन अगर आपसे यहाँ पूछा जाए तो किसका नाम बताओगे, एक विटामिन ए हो गया, यहाँ पे डी हो गया, क्या हो जाएगा, एक आपका ए हो गया, डी हो गया, एक आपका ई यहाँ पे हो गया, एक विटामिन और लिख लेना विटामिन के। ये सारे विटामिन क्या हो जाएंगे, आपकी वसा में घुलनशील विटामिन वहां पे हो जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हमारे पेपर में अक्सर वहां पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है, इनके नाम आपको वहां पता होने चाहिए। अगले क्वेश्चन पूछा गया गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या वहां पे होता है, कि मीथेन होगा, एथिलीन होगा, प्रोपिलीन होगा, एसिटिलीन होगा। किसका पूछा गया, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या यहाँ पे होगा। और ये हमारे लखनऊ एआरओ में एग्जाम में क्वेश्चन आपका सीधा सीधा पेपर में पूछ लिया गया। तो किसका पूछा गया, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या यहाँ पे होता है। तो हमें पता है गोबर गैस में आपका मेन क्या होता है, मीथेन ही तो यहाँ पे होती है, CH4 होता है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब एक क्वेश्चन जो यहाँ पे एथिलीन आपका दिया जा रहा है, ये भी पेपर में कई बार एग्जाम में आता है कि एथिलीन का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो दोस्तों जो आपके कच्चे फल होते हैं इनको पकाने के लिए किसका यूज होता है, एथिलीन का। तो क्वेश्चन ये हमसे पूछता है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका यूज वहां पे किया जाता है। तो आप कहोगे एथिलीन का यूज यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, आप सीधा कहोगे फल पकाने के लिए, कच्चे फल होते हैं उनको पकाने के लिए किसका यूज होता है, हम कहेंगे एथिलीन का यूज यहाँ पे आपका होता है। एक यहाँ पे एसिटिलीन दिया जा रहा है। अब ये बताओ एसिटिलीन का यूज कहाँ पे होता है। तो इसका यूज दोस्तों वेल्डिंग में होता है। अब देखा होगा कि बाहर कहीं मान लो कुछ आपकी जो मान लो लोहे के दरवाजे वहां बनते हैं, उसमें जो वेल्डिंग वहां पे की जाती है, उसमें जो गैस भर दी जाती है, कौन सी गैस यहाँ पे होती है, आपकी एसिटिलीन गैस ही वहां पे होती है। तो हम क्या कहोगे, आप कहोगे इसका यूज होगा वेल्डिंग गैस में। कहाँ पे होता है, वेल्डिंग गैस में इसका यूज आपका वहां पे किया जाता है। तो ये सारे चीज आप यहाँ पे याद कर लेना दोस्तों। जो आपका ये बायो गोबर गैस हो गया, गोबर गैस लिख के आ जाए, बायो गैस लिख के आ जाए, इसमें क्या होता है आपका मीथेन जो आपका दोस्तों होता है, ये कम से कम 50 से लेके 70% तो इसमें केवल आपकी मीथेन ही वहां पे आपकी पाई जाती है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्या चीज दी जा रही है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। कोशिका का पावर प्लांट किसे कहा जाएगा। आपका ये गोल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है या लाइसोसोम है। जयपुर एआरओ में 8वें जीडी के एग्जाम में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि ये बताओ पावर प्लांट किसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये क्वेश्चन आपके बनता भी वहां पे। तो पावर प्लांट किसको यहाँ पे कहा जाएगा, हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इसी को पावर प्लांट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों यहां से दो चीज और याद कर लेना। एक तो आप ये याद कर लेना कि जो आपका एटीपी है, एटीपी इसका फुल फॉर्म आपको पता यहाँ पे होना चाहिए कि ए से आप क्या कहोगे, ए से हम कहेंगे यहाँ पे एडेनोसिन, क्या हो जाएगा एडेनोसिन, यहाँ पे आपका ये हो जाता है। टी से आप क्या कहोगे, टी से दोस्तों आपका हो जाएगा ट्राईफॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट आपका यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद जो आपका पी यहाँ पे दिया जा रहा है ट्राईफॉस्फेट आपका यहाँ पे हो जाता है। एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट आपका एटीपी का क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म यहाँ पे हो जाता है। अब एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है, ये जो यहाँ पे लाइसोसोम, यहाँ पे एक वर्ड आपका दिया है लाइसोसोम, यहाँ पे दिख रहा है। लाइसोसोम को क्या हम लोग कहते हैं, तो लाइसोसोम को दोस्तों क्या कहा जाता है, इसे आत्महत्या की थैली के नाम से आपका जाना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कभी अगर पूछा गया कि आत्महत्या की थैली किसे वहां पे कहा जाता है, तो हम कहेंगे लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली कहा वहां पे जाता है। क्योंकि इसमें छत पर ये क्या होता है, जो कोशिकाएं होती ना उनको ये खुद ही पचा वहां पे जाता है। इसी वजह से लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से आपका वहां पे जाना जाता है।
इसका फुल फॉर्म याद कर लेना एटीपी का, क्या एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यहाँ पे हो जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनता है, सीधा सीधा पूछेगा कि एटीपी में ए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आप एडेनोसिन बता दोगे। टी से क्या हो जाएगा, हम बताएंगे ट्राई हो जाएगा। पी से क्या बताओगे, पी से आप कह दोगे फास्फेट यहाँ पे हो जाता है। अब ये बताओ अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है किस विधि से। अगर कोई कपूर है वो अशुद्ध है, उसको शुद्ध आप कैसे वहां पे कर सकते हो। ऊर्ध्वपातन होगा, आंशिक क्रिस्टलीकरण हो जाएगा, आंशिक आसवन होगा, या भाप आसवन होगा। तो अशुद्ध कपूर को शुद्ध कैसे वहां पे किया जाएगा, जो कि हमारा जबलपुर एआरओ में आर्मी जीडी के पेपर में ही ये क्वेश्चन आपका वहां पूछा गया था। तो जो आपका अशुद्ध कपूर होता है इसको शुद्ध हम लोग कैसे करते हैं, हम कहेंगे ऊर्ध्व ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ऑप्शन ए का आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो ऊर्ध्वपातन के उदाहरण क्या क्या हो जाते हैं, ऊर्ध्वपातन के उदाहरण अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या क्या शुद्ध यहाँ पे कर सकते हो। जैसे दोस्तों आपका कपूर हो गया, क्या बताया आपने, कपूर हो गया। जैसे आपका आयोडीन हो गया, जैसे आपका आयोडीन यहाँ पे हो गया। जैसे एक और नोट कर लें, जैसे हमारा नेप्थलीन हो गया, क्या नेप्थलीन हो गया, नेप्थलीन ये भी एक यहाँ पे नोट कर लें। नेप्थलीन के बाद दोस्तों जैसे आपका अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, इनको सभी को किस किस विधि से आपका ये शुद्ध किया जाता है, आप कहोगे ये सारे सारे आपके ऊर्ध्वपातन के द्वारा आपके शुद्ध किए जा सकते हैं। अगर कोई अशुद्धियां है तो चाहे कपूर का पूछे, आयोडीन का पूछे, नेप्थलीन का पूछे, अमोनियम क्लोराइड का पूछे, सभी का पूछेगा, सभी का आंसर हमारा ऊर्ध्वपातन ही यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाता है। अब अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो आपको ये कपूर होता है, क्या पूछा जाए, कपूर होता है, इसका रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र बता दो क्या यहाँ पे होता है। तो इसका रासायनिक नाम क्या बताओगे, आप कहोगे, हम कहेंगे कैम्फर, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। रासायनिक सूत्र पूछेगा C10H16 और O, ये क्या हो जाएगा आपका सूत्र यहाँ पे हो जाता है। जो कपूर होता है क्या, एक आपका वाष्पशील ठोस पदार्थ यहाँ पे हो जाता है। तो कोई भी चीज पूछे आप उसका आंसर दे पाओगे। तो ये चीज याद रखना, यहाँ से मान लो कपूर जगह आयोडीन का पूछे, नेप्थलीन का पूछे, अमोनियम क्लोराइड का पूछे, किसी का भी पूछ ले आप उसका आंसर दे लोगे। और कपूर का अगर रासायनिक सूत्र पूछा जाए, जो आपके सूत्र भी पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप ये चीज पता वहां पे होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ पेड़ के तनों में रहने वाले जानवरों को क्या वहां पे कहा जाता है, जो पेड़ में बैठ रहते जानवर उनको क्या कहा जाएगा। आपका आर्बोरियल है, आपका ओलेंट है, आपका एम्फीबियस हो जाएगा, या आपका एक्वाटिक हो जाएगा। क्या उनको क्या कहा जाता है, जो पेड़ के तनों में रहने वाले जानवरों को क्या यहाँ पे कहा जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे जो पेड़ के तनों में रहने वाले जानवर होते हैं उनको हम कहते हैं आर्बोरियल, यहाँ पे कहते हैं आर्बोरियल आपका कहा जाता है। जैसे कि आप मानते हैं बंदर हो गया, बंदर क्या पेड़ में रहता है आपका, जैसे आपका गिलहरी हो गई, ये इसी में सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे जो यहाँ पे ओलेंट यहाँ पे दिया जा रहा है, इसमें क्या होता है, जो आपके उड़ने वाले जीव होते हैं इसमें आपके ओलेंट में यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे कि आपका जो पक्षी हो गया, पक्षी इसी में आ जाएगा। एक आप लिख लेना चमगादड़ भी इसी में आपको देखने को मिल जाता है, चमगादड़ आपका हो गया। और जो आपका एम्फीबियस यहाँ पे दिया जा रहा है, इसमें क्या होता है, वो जानवर आते हैं जो आपका जल और थल दोनों में वहां पे रहते हैं। जैसे कि दोस्तों आपका मेढक हो गया, जैसे कि आपका मेढक यहाँ पे हो गया। और आपका एक्वाटिक जो यहाँ पे दिया जा रहा है, इसमें केवल जो जल में रहते जानवर वो यहाँ पे आते हैं। जैसे कि आपका मछली, जैसे कि आपकी मछली यहाँ पे हो जाती है। तो हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाता है, जो कि आपके पेड़ों के तनों में वहां पे आपके रहते हैं। तो किसी का अगर पूछा जाए कि मान लो पूछा जाए उड़ने वाले जानवर कौन हो जाते हैं, जल और थल में जो रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, या जो केवल जल में रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, आप उन सभी के आंसर यहाँ से दे सकते हो। अगले क्वेश्चन देखो क्या दिया गया कि ये बताओ आइसोबार वे रेखाएं हैं जो समान वाले स्थान को जोड़ती है। कैसे स्थान को आपकी ये वहां पे जोड़ेंगी, वर्षा वाले, दाब वाले, जनसंख्या वाले, या समुद्र तल से ऊंचाई। जनसंख्या की भाई कोई रेखाएं ही नहीं होती, तो आप सीधा सीधा यहाँ पे काट ही देंगे। अब आइसोबार वे रेखाएं हैं जो समान वाले स्थानों को जोड़ती, कैसे स्थानों को जो आपको ये वहां पे जोड़ेंगी, आप कहोगे यहाँ पे कि किसका राइट आंसर बताओगे। तो ये आप सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका राइट आंसर क्या यहाँ पे हो जाएगा। ये मैं आपका होमवर्क के लिए यहाँ क्वेश्चन देता हूँ कि थोड़ा आप भी यहाँ पे दिमाग लगाओ कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो क्या आप इनके आंसर वहां पे दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे। तो इस आंसर का मैं वेट करूंगा कमेंट बॉक्स में कि बच्चे क्या क्या आंसर यहाँ पे देते हैं वहां पे। और या फिर अगर किसी बच्चे के डाउट भी होता है फिर भी अगर आंसर आपको नहीं निकाल पाते हो तो स्क्रीन व्हाट्सअप नंबर शो ही कर रहा है, जो बच्चे का आंसर यहाँ पे ना निकले व्हाट्सएप मैसेज करना।
ना, मैं इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर आपको यहाँ पे बता ही दूंगा। देखो जनसंख्या एक ऑप्शन मैंने पहले ही काट दिया, अब 2 और 3 ऑप्शन बचे, इन्हीं में से आपका एक राइट आंसर आपका हो जाता है। अब ये बताइए निम्नलिखित में से कौन से गर्म रक्त वाले जानवर है। देखो क्या होता है, एक आपके ठंडे रक्त वाले जानवर होते हैं, एक आप गर्म रक्त वाले जानवर होते हैं। जैसे जो मनुष्य होता है वो कौन से रक्त वाला जानवर होता है, आप कहोगे गर्म रक्त वाला जानवर यहाँ पे आपका हो जाता है। जो ठंडे रक्त वाले जानवर ये होते हैं कि जैसा टेम्परेचर वहां पे होता है उनका रक्त भी वैसा यहाँ पे हो जाता है। ठंडियों में क्या होगा, ब्लड उनका ठंडा यहाँ पे हो जाता है, गर्मियों का ब्लड हल्का गर्म वहां पे हो जाता है। लेकिन इंसानों में ऐसा नहीं है, जो इंसान होते हैं उनका जो ब्लड होता है हमेशा गर्म ही वहां पे आपको देखने को मिलता है। तो यही चीज पूछी जा रही है, निम्नलिखित में से कौन से गर्म रक्त वाले जानवर इसमें से आपके हो जाएंगे। तो पहले तो स्तनधारी जो होते क्या होते हैं, वो सारे गर्म रक्त वाले होते हैं। तो हमें पता है जो आपकी व्हेल होती है, व्हेल क्या है आपकी एक स्तनधारी है, तो ये किसमें आ जाएगी, अब गर्म रक्त वाले में आ जाएगी। आप कहोगे ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अब जैसे ये मान लो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, अच्छा हमें ये बताना कि ये ठंडे रक्त वाले जानवर कौन कौन से होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बताओगे, एक आपने बता दिया मछली हो गया, यानी मछली आपके हो गए, या फिर दोस्तों जो आपके उभयचर में आते हैं, उभयचर में यानी जो जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं, वो भी आपके जो क्या होते हैं शीत रक्त वाले ठंडे रक्त वाले जानवर वहां पे आपके हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जैसे जो आपके सरीसृप होते हैं, क्या सरीसृप, जैसे जो यहाँ पे रेंगते हुए चलते हैं वहां पे, जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गई, ये सारे किसमें सरीसृप में वहां पे आ जाते हैं। ये सारे क्या हो जाएंगे वहां पे, आप कहोगे ये आपके ठंडे रक्त वाले जानवर यहाँ पे हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक ड्रैको दिया गया, ये है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ये भी ड्रैको से एग्जाम में क्वेश्चन क्या से पूछा जाएगा, ये बताओ ड्रैको की विशेषता यहाँ पे क्या होती है। तो ये क्या होती है दोस्तों, आपकी एक उड़ने वाली, ये क्या है आपकी एक उड़ने वाली छिपकली हो जाती है, उड़ने वाली छिपकली यहाँ पे आपकी हो जाती है। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया ड्रैको क्या होता है, आप कहोगे उड़ने वाली छिपकली यहाँ पे हो जाएगी। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया जा रहा है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस यहाँ पे क्या हो जाती है। अभी मैंने इसका आंसर यहाँ पे आपको बताया था, इसके पहले ही मैंने बताया था कि जो कच्चे फल वहां पे होते हैं उनको पकाने के लिए कौन सी गैस का यहाँ पे यूज होता है, तो हम कहेंगे एथिलीन का। अभी मैंने इसका आंसर आपको सीधा सीधा यहाँ पे बता ही दिया था, क्या हो जाएगा एथिलीन हो जाता है। और एसिटिलीन का भी मैंने बताया था कि ये वेल्डिंग और काटने में काम वहां पे आपकी आ जाती है। तो इसका क्या बताओगे, एथिलीन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे कुछ और यहाँ पे हार्मोन लिख लेना, कुछ हार्मोन और यहाँ मैं आपको नोट कराता हूँ, वो एग्जाम में क्वेश्चन आपके कई बार पूछे गए हैं। जैसे अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, पहला ये बताओ जो आपका ऑक्सिन हार्मोन होता है, ऑक्सिन, ऑक्सिन हार्मोन क्या काम वहां पे करता है। या कभी आपसे ये पूछ लिया जाए जैसे आपका जिबरेलिन, अगर क्वेश्चन पूछा जाए जिबरेलिन ये हार्मोन क्या काम करता है। एक कभी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, एक हमें ये बताना साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन इसका काम क्या वहां पे होता है। तो अगर ऑक्सिन का आपसे पूछा गया तो ऑक्सिन क्या कहोगे, ये आपका दोस्तों होता है वृद्धि हार्मोन, ये क्या होगा वृद्धि हार्मोन यहाँ पे आपका हो जाएगा। जिब्रेलिन क्या कहोगे, जिब्रेलिन कहाँ पे यूज होता है, आप कहोगे अंकुरण के लिए, ये आपको वहां पे काम आता है। और जो आपका साइटोकाइनिन यहाँ पे दिया जा रहा है, ये कहाँ पे काम आता है, आप कहोगे कोशिका का विभाजन में, कोशिका विभाजन में। एक ये पॉइंट यहाँ पे नोट करना कि कोई भी चीज पूछे आप उसका आंसर यहाँ पे दे पाओ। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्या चीज यहाँ पे दी जा रही। अब यहाँ से मैथ के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं। मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं और आपका जो रीजनिंग हो गया इसके भी 5 क्वेश्चन वहां पहुंच जाते हैं। यानी यहाँ पे हम लोग ने अभी तक 30 क्वेश्चन यहाँ पे देख चुके हैं, अब 20 क्वेश्चन और हमारे बच रहे हैं। अब वो क्वेश्चन देखते हैं उसमें कितने आंसर यहाँ पे दे पाते हो। जो मैथ हो गया और आपकी रीजनिंग हो गई, इसमें अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो ये आप 20 क्वेश्चन बड़ी आसानी से वहां पे बना लोगे। देखो पहला क्वेश्चन दिया गया कि एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है और उसी मार्ग से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोलकाता वापस आ जाता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बता दो क्या होती है। तो औसत चाल का बिल्कुल एक बेसिक फार्मूला आप यहां पे लिख लेना, क्या हो जाएगा 2xy, क्या लिख दो 2xy, अब बटे में क्या कर दो इनकी जो गतियां रहे गति आप जोड़ दोगे, यानी x प्लस वाई यहाँ पे आप कर देना। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका, सिंपल हो जाएगा 2 गुणे 9 गुणे 18 कर दोगे, अब बटे
यहाँ पे 9 गुणे 18 और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा 9 प्लस आपको ये 18 यहाँ पे हो जाता है। तो इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, ऊपर तो हुआ 2 गुणे 9 गुणे 18 हो गया, नीचे कितना हो गया हमारे 18 और 9 जोड़ा आपने कहा ये 27 हो गया। तो 9 त्रिक 27 हुआ, 3 से काटा 6 18 और 6 दिन 2 आप गुणा कर दोगे 12 यहाँ पे हो जाएगा। तो हम कहेंगे उसकी औसत गति कितनी यहाँ पे हो गई आपकी 12 हो गई। आपने कहा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। दानापुर एआरओ में क्वेश्चन ये पूछा भी गया था और ये औसत गति का लगभग हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो ये फार्मूला याद कर लेना, जहां पे क्या कहोगे जो पहली एक्स की जगह हम रख देंगे पहली चाल और वाई की जगह हम लोग रख देंगे दूसरी चाल यहाँ पे रख देंगे। बस इसी फार्मूला को आपको रख देना, औसत चाल बड़ी आसानी से वहां से आप निकाल लोगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या चीज हमें यहाँ पे दी जा रही है। ये बताओ 210 मीटर 140 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा 150 किलोमीटर घंटा की चाल से गतिमान है। तो पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह पार करने में कितना समय वहां पे लगता है। तो समय बराबर हमें पता है क्या, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या पता हमें, जो समय बराबर हमें पता है कि कुल दूरी क्या है और बटे चाल यहाँ पे क्या है। अब देखो यहाँ पे बात की गई एक ट्रेन इधर चल रही, एक ट्रेन हमारे इधर, मान दो ट्रेनें यहाँ पे चल रही हैं, ठीक है, दो ट्रेनें आपकी यहाँ पे चल रही। चलो ऐसे हम लोग बना लेते हैं, एक ट्रेन मान लो इधर चल रही है, एक ट्रेन हमारी एक पीछे से यहाँ से आपकी ये आ रही है। ये किस चाल आपकी ज्यादा है, इसकी चाल आगे वाले की कम यहाँ पे है। तो सवाल में क्या दिया गया, एक ट्रेन की लंबाई आपको ये मान लिया 210 यहाँ पे दी गई है और एक की लंबाई आपकी 140 यहाँ पे दी जा रही है। अब इनकी चाल क्या दी जा रही है, अगर इसकी चाल आपकी दी गई यहाँ पे 80 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई और इसकी चाल दी गई आपको 150 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे दी गई है। अब ये पूछी जा रही है कि ये बताओ जो पीछे ट्रेन यहाँ पे आ रही है इसको पार करने पूरी ये कितना टाइम वहां पे लेगी। तो अभी मैंने क्या कहा, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों जब एक ही दिशा में दो ट्रेनें यहाँ पे चलती हैं तो इनका जो चाल होता है चाल का हम लोग अंतर लेते हैं। तो यहाँ पे जो चाल लिखा है तो चाल नीचे क्या कर दोगे कि 150 और 80 इन दोनों का अंतर क्या यहाँ पे हो जाएगा, वो आपको नीचे यहाँ पे ले लेना है। तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, ये आपका होगा यहाँ पे 70, यानी कितना अंतर हो गया, आपने कहा 70 किलोमीटर प्रति घंटा आपका अंतर यहाँ पे हो गया। अब ये बताओ इनका चाल यानी जो दूरी क्या हो जाएगी, तो दूरी दोस्तों यहाँ पे हो जाएगी दोनों ट्रेनों की लंबाई, कि इसकी जो लंबाई 140 है और 210 की ये लंबाई यहाँ पे हो गई। तो इन दोनों को आप यहाँ पे जोड़ो कितना हो जाएगा, जीरो ये हो गया हमारा 4 1 5 इधर आपका हो जाएगा 2 1 3 350। देखो अब एक चीज ये यहाँ ध्यान से देखना, ये चीज हमें दी गई किसमें, मीटर में, मीटर में है, ये हमारा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है पहले हम लोग इसके बदलेंगे किसमें, मीटर पर सेकेंड में। तो इसको गुणा आपको कर देना किससे, 5/18 से 18 हमने क्या कर दिया ऊपर यहाँ पे आपका लिख दिया। अब ये जो आंसर हमारा निकल के आएगा किस में निकल के आएगा, आपका सेकंड में निकल के आएगा। लेकिन सवाल में क्या हमसे दिया गया है, सवाल में पूछा जा रहा है हमें मिनट में आंसर बताना है। तो ये जो हमारा आंसर आएगा किस में आएगा, हम कह रहे हैं सेकंड में। तो सेकंड को अगर मिनट में बदलना होगा तो हम लोग क्या करते हैं 60 से भाग करते हो। तो इसे हम क्या करेंगे 60 से भाग यहाँ पे कर दोगे। अब इसे सॉल्व कर लो, सीधा सीधा आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा। जीरो से जीरो काट दिया, 7 से काटा 7 पन्ना 35 हो गया, 5 से 5 सीधा कट गया हमारा। अब यहाँ 6 से काटा ये 10 हुआ, 6 से काटा 36 18 हो गया। कितना बच रहा है यहाँ पे 3/10 बचा है, 10 से भाग करो कितना हो जाएगा 0.3 सेकेंड दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना 0.3 सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप क्या कह दोगे, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर यहाँ पे हो जाता है। बिल्कुल बेसिक आपकी मैथ वहाँ पे आती है, अगर कैलकुलेशन आपको पता है बड़ी आसानी से आंसर यहाँ पे दे लोगे। एक बार स्क्रीनशॉट इसका लीजिएगा, प्रैक्टिस बाद में जरूर करना जो ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैथ का जो कि पुणे एआरओ में ही वहां पूछा गया था कि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर विपुल को यानी 5400 की राशि निवेश करता है और विजय आपका 9400 की राशि का निवेश करता है। यदि 5 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से 840 रुपए अधिक ब्याज वहां प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए वहां पे कितनी आपकी हो जाती है। कैसे इसे यहाँ पे सॉल्व करोगे ध्यान से आप देखिएगा।
देखो यहाँ पे दो राशियां हैं, यानी एक है आपकी 9,400, एक आपकी 5,400 यहाँ पे दी गई है। और समय बात हुई यहाँ 5 वर्ष की बात हुई है, और हमसे पूछा क्या जा रहा है, दर हमसे पूछी जा रही है, दर आपकी कितनी यहाँ पे हो जाती है। तो कैसे आप सॉल्व करोगे, बात क्या हो रही है यहाँ पे, साधारण ब्याज की यहाँ बात हो रही है। तो हमने माना कि दर हमारी आर होगी, जब हम यहाँ पे पहली राशि आप इन्वेस्ट करते 9,400 रुपए, दर आपकी आर थी, समय हमारा 5 वर्ष था, बटे 100, यानी जो हमारा यहाँ पे ब्याज आएगा, इसके बाद 9,400, इसके बाद जो आपने राशि जमा की यहाँ पे 5,400 यहाँ राशि जमा की, दर आपकी आ रही थी यहाँ पे, समय आपका 5 वर्ष था, बटे 100 आप यहाँ पे जब करोगे, ये टोटल जो इनका डिफरेंट यहाँ पे निकल के आया, अंतर कितना यहाँ पे हमारा निकल के आ रहा है, आप कह रहे हो ये अंतर हमारा हो रहा है 840 रुपए के बराबर हुआ है। यानी ब्याज ये बराबर, इस ये बराबर कितना हो गया आपका 840 यहाँ पे हो गया। और हमसे केवल यही आर का मान आपको निकालना है, क्या निकालना, आर का मान आपको निकालना है। जैसे आप इसका आर का मान निकाल लोगे, आपका आंसर सीधा सीधा वहां पे देखने को मिल जाएगा। अब ये सारा कुछ यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, फिर बताइए राइट आंसर यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा। जो मैथ का मैंने बता रखा है, जो मैथ की पूरा है कैलकुलेशन पे डिपेंड यहाँ पे हो जाती है। जितनी अच्छी कैलकुलेशन आपकी होगी, उतने आसानी से आप सभी के आंसर वहाँ पे दे लोगे। अब यहाँ पे सीधा से आर अगर आपसे पूछा जाए, आप सीधा ये भी कर सकते हो कि नीचे आप यहाँ पे 100 एलसीएम ले लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो चीज कटे काट दो, ना कटे कोई दिक्कत नहीं है, जो कट तो रहा है काटना काट दो, 5 से 4 ये, 5 से ये, 5 से ये आप काट दोगे। जब यहाँ पे आप सॉल्व करोगे पूरा, ये आप बेसिक यहाँ सॉल्व करोगे, ये टोटल वैल्यू आपकी निकल के आएगी लास्ट में, आर गुड़े 200 बराबर 840, ये चीज यहाँ पे दिखेगी। तो आर बराबर क्या कह दोगे, आप कहोगे 840 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 200, ये आपका हो जाएगा। 0 से 0 1 आप यहाँ पे काट दोगे। अब देखो 2 से काटो, यहाँ पे 10 हो गया, 2 से काटा 2 चौका 8 हुआ, 2 दूना 4 यहाँ पे हो गया, यानी यहाँ पे हो गया ये 42 बटे 10 हो गया। 10 से भाग करोगे, एक अंक बाद दशमलव हम यहाँ लगा देंगे, तो 4.2 आपका ये यहाँ पे हो जाता है। तो दर क्या हो जाएगी, दर हम कह देंगे 4.2, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। यानी इसको आप जब सोल्व करोगे ना, 100 आपने एलसीएम लिया, 5 गुणा चाहो इससे कर लो, चाहे आप उधर आपका कैलकुलेशन वहां से डिवाइड आप कर दीजिएगा। तो मैं तो बिल्कुल नॉर्मल, और जो मैंने आपको नोट्स वहां पे दे रखे हैं ना, वहां पे जो कैलकुलेशन है, एक ऐसे ऐसे तरीके वहां बता रखे हैं आपको कि आप सवाल केवल देखते ही आप कैलकुलेशन ऐसे ही वहां पे कर लोगे। यानी कि वहां मैंने वो कुछ तरीके भी बताए हैं आपको कि जहां पे केवल ऑप्शन देख के आप आंसर बता दोगे कि हमारा क्वेश्चन हमने पढ़ा तो इसका आंसर क्या हमारा हो सकता है, ऑप्शन देख के भी आंसर वहां आप बता लोगे। तो जो नोट्स में चीजें दी जा रही सारे चीज आप स्टेप बाय स्टेप जरूर वहां पे तैयार कर लेना। बस ये ध्यान रखना, अप्रैल महीने के पहले 2 बार उसका रिवीजन जरूर कर लेना। और अभी इतना टाइम है आपके पास, अगर अभी से आप तैयारी करोगे बड़ी आसानी से अपना एग्जाम वहां पे क्लियर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आता है कि दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, यदि उनका मध्य अनुपाती 24 है तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर बताओ, क्या यहाँ पे हो जाता। तो देखो हमने मान लिया कि हमारी संख्याएं क्या हो गई, संख्याएं हमने मान ली, एक संख्या हमारी 4k हो गई, एक हमारी 9k, ये हमारी दो संख्याएं हो जाती है। अब ये बताओ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इनका मध्यानुपाती, यहाँ तो हमारा कितना दिया गया 24 के बराबर, लेकिन अगर हम ये निकालें कि इन दो संख्याओं का मध्यानुपाती क्या यहाँ पे हो जाता है, तो मध्यानुपाती इन दो संख्याओं का आप सीधा सीधा क्या बताओगे, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट, क्या होता है, एक फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर ए सी, हमारा ये होता है। अब मध्यानुपात यहाँ पे संख्या जो सी ही वाली हमारी ये होती है, मध्यानुपात आपकी यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे इन दो संख्याओं का मध्यानुपाती अगर आपसे पूछा जा रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट आपका, यानी इसका वर्ग कर दो और इनका वर्ग यहाँ पे कर दो, सिंपल हो जाएगा आपका 4k इंटू जो आपको ये 9k यहाँ पे आपका दिया जा रहा है, क्या हो जाएगा 4k और आपका 9k यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि अभी हमने बताया कि जो बी स्क्वायर बराबर अगर ए सी हो, तीन संख्या हमारी होती है, एक संख्या ए हो गई, एक संख्या बी हो गई, एक संख्या सी यहाँ पे हो गई, तो मध्यानुपाती संख्या हमारी क्या होगी, ये आपकी मध्यानुपाती हमारी होती है। और ये हमारा अगर फार्मूला होता है तो ये बताओ बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए सी हमारा ये होता है। तो ये एक संख्या अगर हमारी ये है, एक संख्या ये है, तो इन दोनों गुणा आप करोगे कितना हो जाएगा 4 9 36 और के स्क्वायर यहाँ पे हो गया। इसको ये 6 का वर्ग
वर्गमूल 6 का हो जाएगा, के एक हमारा के बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं इनका जो मध्यानुपाती हमारा निकल के आया, कितना निकल के आ गया आपका 6 के आ गया। लेकिन सवाल में क्या बोला गया, ये 6 के बराबर नहीं है, ये हमारे 24 के बराबर आपका दिया गया है। तो अगर ये आपका 6 के बराबर आपका ये 24 के है, तो यहाँ के बराबर कितना आ जाएगा, आप जैसे 6 से भाग करोगे, 6 चौक 24 यहाँ पे आपका हो गया। तो के की वैल्यू हमारी 4 हो गई। तो ये संख्याएं कितनी हो जाएगी, तो 4 के एक संख्या हमारी 16 हो गई, एक संख्या आपकी 4 9 36 यहाँ पे आपकी हो गई। क्या हो गई, एक संख्या 16 हो गई, एक संख्या हमारी 36 आपके यहाँ पे हो जाती है। देखो थोड़ा यहाँ ध्यान देखो, जो 6 के बराबर 24 यहाँ पे दिया जा रहा है, तो यहाँ से आप निकालो के बराबर कितना हो जाएगा, के बराबर आपका 4 यहाँ पे हो गया। तो वो संख्या अब आपकी कितनी वहां पे हो जाती है, तो एक संख्या क्या हुआ, अगर के बराबर 4 रख दिया, तो 4 गुणे 4 क्या, एक संख्या हमारी 16 हो गई, और 4 गुणे 9 रखो, एक संख्या क्या होगी हमारी 36 हो गई। यानी ये दो संख्याएं हमारी यहाँ पे हो गई। अब ये पूछा गया है कि इन धनात्मक यानी इनके बीच का अंतर बताओ कितना यहाँ पे हो जाता है। तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर हम देख रहे हैं कितना, यहाँ पे 20 ही अंतर हमारा आ रहा है। तो सीधा सीधा आप क्या कह दोगे, 20 हमारा राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाता है। बस ये मध्यानुपाती आपको निकालना है, ये इसका फार्मूला होता है। यहाँ चाहे ए का मान पूछे, सी का पूछे, बी का पूछे, किसी का पूछे, आप सभी के मान यहाँ पे निकाल सकते हो। मध्यानुपाती मतलब हमारे बीच वाली संख्या और उसका मान हमने इस फार्मूले से निकाल लिया। कैसे हम लोग इसका मान यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या हमें दिया जा रहा है, एक किले में 150 पुरुष के लिए 85 दिन के भोजन का प्रबंध था वहां पे, और 15 दिन के बाद 25 पुरुष किले में चले गए, तो बचा हुआ भोजन कितने दिन तक वहां पे चल जाएगा। बिल्कुल इजी है, बड़ी आसानी से ये सवाल आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। पहले ये बताओ कि कुल भोजन है कितना, कुल भोजन हमारा कितना यहाँ पे है वहां पे। तो ये हो जाएगा दोस्तों, जितने मान लो 150 पुरुष वहां पे थे, ये अगर 85 दिन तक वहां भोजन कर सकते थे, तो हमें पता है कुल भोजन कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों आपका 150 गुणे 85 करोगे, तो ये इसका मान कितना निकल के आएगा, 12,750 यहाँ पे हमारा हो गया। यानी ये हमारा कुल भोजन यहाँ पे हो जाता है। अब इसके बाद सवाल में क्या बोला गया है कि 15 दिन के बाद 25 पुरुष किले से चले गए। तो पहले ये बताओ कि जो 15 दिन तक हमारा कितना भोजन खत्म हो गया, कितना भोजन शेष हमारा बचा है। तो ये आपका हो जाएगा कि 150 गुणे यानी 15 दिन आपके क्या हो जाएगा, 15 गुणा हम लोग कर देंगे यहाँ पे कि 150 पुरुष अगर 15 दिन भोजन वहां पे किए होंगे, तो कितना भोजन ये खत्म हो गया हमारा, हो गया 2250। इतना भोजन तो हमारा ये खत्म आपका हो गया। अब ये बताओ कितना शेष भोजन बता, यानी कुल भोजन हमारा इतना यहाँ पे था, और कितना भोजन और आपका बचेगा, ये आप माइनस करोगे 12,750 में 22,50 आप यहाँ जब माइनस करोगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लेंगे, बचा हुआ भोजन। ये कितना हो जाएगा, 10,500 आपका यहाँ पे बचा हुआ भोजन आपका हो गया। अब ये 10,500 जो भोजन बचा हुआ है, ये कितने आदमी वहां पे यूज करेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया, 15 दिन के बाद 25 आदमी आपकी किला छोड़ के वहां पे चले गए। तो अगर पहले 150 आदमी यहाँ पे थे, अब इसमें अगर 25 आदमी आपके चले गए, कितने आदमी बचेंगे, आप कह रहे हो 125 आदमी आपके बच रहे हैं। अब ये 125 आदमी इतने भोजन को कितने दिन में समाप्त वहां पे करेंगे। सिंपल से क्या करोगे, 125 इसे आप यहाँ पे डिवाइड कर दोगे, तो इसे आप डिवाइड करो कितना आपका आ जाएगा, आप कहोगे 84 यहाँ पे हो जाता है। तो हम कहेंगे जो हमारा ये शेष भोजन बचा हुआ है, ये 84 दिन और आपका यहाँ पे चल जाएगा। तो क्या कह दोगे आंसर, आप कहोगे, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है, जो कि दानापुर एआरओ में एग्जाम में क्वेश्चन आपका सीधे सीधे वहां पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आता है कि 28, 60, 120 और 135 का लघुत्तम समापवर्तक बताइए क्या वहां पे होता है। तो दो लघुत्तम निकालने कई सारे तरीके वहां पे होते हैं। एक बिल्कुल बेसिक तरीका यही आपका हो जाता है, यहाँ पे लिखो आप 28 लिख दो, यहाँ पे आप 60 लिख दो, यहाँ पे 120 लिख दो, यहाँ पे 135, और इन सभी का गुणनखंड विधि से एक आप यहाँ पे सॉल्व कर लो, और यहाँ पे जो संख्याएं आपको दी जाएंगी सभी गुणा कर दो, जो वैल्यू आएगी वो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ये बिल्कुल बेसिक तरीका, और ये तरीके से भी आप वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी आंसर आपका यहाँ पे आ जाता है। या फिर आप ये कर सकते हो कि जैसे जो संख्याएं हमें दी गई यहाँ पे, सभी संख्याएं जितने भी आपके दी जा रही है उनका गुणनफल फैक्टर कर लो। जैसे एक संख्या हमारी 28 हो गई, एक आपकी 60 हो गई, एक हमारी 120 हो गई, एक आपकी 135 यहाँ पे हो गई। अब 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 28 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 7 यहाँ पे लिख सकते हैं। 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे
3 गुणे 5 हम लोग लिख सकते हैं। 120 को क्या लिख देंगे हम लोग, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, ये हो गया 5 हो गया। 135 क्या लिखा जा सकता है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम हर संख्याओं का फैक्टर वहां पे निकालेंगे। और नोट्स मैंने सारी चीजें वहां पे दे रखी हैं आपको, कैसे बड़ी आसानी से सारी चीजें वहां पे सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए अगर हम 2 यहाँ पे लेके चल रहे हैं, तो ये देखो 2 सबसे ज्यादा किसमें है यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 है 2 है 3 है, ये 3 बार इसमें 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने किया 2 गुणे 2 गुणे 2, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई होगी वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसके बाद अगर आप 7 ले लो, यहाँ पे 7 किस में दी जा रही है, 7 केवल एक इसमें है, 7 एक है 7 एक, तो यहाँ पे केवल आपने क्या लिख दिया, 7 यहाँ पे एक हमने लिख दिया। 7 के बाद आप यहाँ पे 3 का ले लो, यहाँ पे किसका ले लो, 3 का। तो 3 को सबसे ज्यादा किस में बार आया है, तो 1 2 3 इसमें सबसे ज्यादा बार यहाँ पे आया है, तो हम क्या लिख देते 3 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3। फिर ले लो आप 5 ले लो यहाँ पे, तो 5 देखो एक बार इसमें भी है, एक बार इसमें भी, एक बार इसमें भी, 5 केवल एक ही बार, आप यहाँ लिख दो 5। अब ये सारा कुछ यहाँ पे सॉल्व करो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका 8 हो गया, इधर आपका 7 यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ 3 तरह का 9 9 त्रिक 27 हो गया, ये कितना हो गया आपका 27 हो गया। अब इधर आपका क्या लिखा है, 5 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इन सभी को गुणा करो, 8 गुणे 7 गुणे 27 गुणे 5, जब गुणा करोगे ये निकल के आएगा 7560, ये निकल के आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका लघुत्तम LCM हमारा हो जाता है कितना, 7560, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। मैथ बिल्कुल आसान आती, बस कैलकुलेशन आपको वहां पे आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है कि एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर देखो गणित के कितने पेपर हैं, गणित के 3 पेपर यहाँ पे हैं, और अंग्रेजी कितने पेपर हैं आपके, 2 पेपर हैं। विज्ञान कितना पेपर, 1 पेपर है, और सभी पेपर आपके कितने हैं, 100 अंकों के थे। तो एस को गणित में अगर 60%, अंग्रेजी में 70% और विज्ञान में 50% अंक मिले, तो सभी पेपर में उसके अंकों का परसेंटेज बताओ कितना वहां पे हो जाएगा। देखो यहाँ पेपर कितने हुए, 3 यहाँ है, 2 है, 3 2 5 1 6, यानी अगर एक पेपर 100 नंबर का है, कुल पेपर हमारा कितने नंबर का हो गया, 600 नंबर का पूर्णांक हमारा ये हो गया यहाँ पे। अब ये बताओ अगर आपको 100 में 60 नंबर मिले एक पेपर में, तो 3 पेपर यहाँ पे हो गए, तो हम क्या कहेंगे, मैथ में कुल कितने नंबर आपको मिल रहे हैं, मैथ में आपने कहा 180 नंबर यहाँ मिल रहे हैं। अब यहाँ पे अंग्रेजी का हम लोग देखते हैं, अंग्रेजी में अगर 70% है 2 पेपर, तो एक में अगर 70 नंबर है, 2 में कितने मिलेंगे, इंग्लिश का अगर आप यहाँ पे ले लोगे तो आपको मिल जाएंगे 140 नंबर यहाँ मिल गए। इसके बाद क्या आता है, यानी कि 3 पेपर अंग्रेजी गणित के हो गए, अंग्रेजी 2 पेपर हो गया, और विज्ञान का 1 पेपर हो गया। और विज्ञान का परसेंटेज अगर 50 है, तो साइंस में कितना हमें नंबर मिले, आपने कहा 50 नंबर मिले। तो इन सभी को आप यहाँ पे जोड़ 180 140 50, ये टोटल हो गया आपका 370 यहाँ पे हो गया। तो हम लोग कैसे पूर्णांक कैसे निकालते थे, जितने नंबर आपको मिले यहाँ पे और कुल पूर्णांक कितने का है, अब गुणे क्या करते हैं आप यहाँ पे 100 कर दोगे, 2 0 2 0 आप सीधा सीधा यहाँ पे काट दोगे, कितना बचा 370 बटे 6 यहाँ पे करोगे, इसे सॉल्व करोगे 61.67% दोस्तों आपको ये निकल के वहां पे आ जाएगा, 61.67 यहाँ पे आ जाएगा। तो आप क्या कहो 61.67, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया गया है, ये आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आपका देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका जबलपुर ARO आर्मी GD के पेपर में ही आपका वहां पे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है कि एक विद्यार्थी को एक पुस्तक की खरीद पर निम्नलिखित 4 डिस्काउंट वहां मिल रहा है, यानी पहला है आपका 20% और 20% की 2 क्रमिक छूट मिल जाए, दूसरे में बोला गया 25 और 15% 2 डिस्काउंट दिए जाए, तीसरे में कहा गया 30 और 10 का हम डिस्काउंट वहां पे दे दे, और चौथे में कहा गया 5 और 35 का हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट दे दे। तो ये बताओ कि उस विद्यार्थी को सबसे अधिक छूट किसमें आपको प्राप्त वहां पे होती है, तो कि सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसमें वहां पे आपको दिया गया है। देखो डिस्काउंट का सिंपल से एक फार्मूला ये यहाँ पे लिख लेना, कि अगर कभी ये आप यहाँ पे नोट करना, फार्मूला कैसे निकालोगे, A + B माइनस का AB बटे 100, यहां पे आप ये फार्मूला आप यूज कर लेना, जहां से आप ये निकाल सकते हो अगर 2 डिस्काउंट वहां पे दिए जा रहे हैं, उनका एक एकल डिस्काउंट कितना यहां पे आपका हो जाता है, एकल डिस्काउंट कितना आपका यहां पे हो जाएगा। देखो पहले की बात यहां पे की जाए, पहले का हम लोग यहां पे निकालते हैं, पहला अगर 20% है, दूसरा 20% है, तो कुल एक डिस्काउंट किसके बराबर यहां पे हो जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल सा आपने लिखा 20 + 20 माइनस का हो जाएगा 20 गुणे 20 बटे 100,
तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 0 2 0 काट दिया, यहाँ पे 2 दूना 4 हो गया, 20 20 40 हो गया, 40 4 माइनस किया, ये हमारा हो गया 36% के बराबर आपका हो गया। पहला डिस्काउंट 36%। अब यहाँ पे हम निकालते हैं दूसरा डिस्काउंट। यहाँ पे अगर ये डिस्काउंट कोई दुकानदार हमें देगा तो हमें 36% का ही डिस्काउंट यहाँ मिल रहा है। सेकंड डिस्काउंट की हम लोग बात करें, एक है 25 है, दूसरा 15। इसे कैसे निकालोगे, सिंपल से किया आपने, 25 किया प्लस का 15 किया, माइनस का हो जाएगा 25 गुणे 15 आपका यहाँ पे हो जाएगा, बटे आप यहाँ पे 100 करोगे। अब इसको सोल्व करो, कितना निकल के आएगा, ये आप जब यहाँ पे सोल्व करोगे, ये दोस्तों आपका निकल के आएगा 36.25%, ये आपका निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर तीसरा डिस्काउंट जो यहाँ पे दुकानदार यहाँ पे दे रहा है, वो क्या हमें दे रहा है कि 30% 10%। तो यहाँ पे हमने सिंपल लिखा 30 प्लस 10 माइनस का 30 गुणे 10 बटे 100 कर दोगे। इसको आप यहाँ पे सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 37% हमारा हो गया। चौथा डिस्काउंट हमें क्या यहाँ पे दिया जा रहा है, वो अभी हम लोग निकाल लेते हैं कि यहाँ पे एक 5% और 35%। तो सिंपल से यहाँ पे लिखा 5 प्लस का 35 माइनस का 5 गुणे 35 बटे आप यहाँ पे 100 कर दो। इसको सॉल्व करो, निकल के आ रहा है 38.25% हमारा ये निकल के आ रहा है। तो यहाँ बताओ सबसे डिस्काउंट किसमें हमें मिल रहा है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं सबसे डिस्काउंट हमें मिला है 38.25 तो हमें मिल रहा है। तो आप क्या कह दोगे, सबसे जो हमारा चौथे नंबर का डिस्काउंट था, इसमें हमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा, और यही डिस्काउंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, अच्छा भी आपका हो जाएगा। यही आप क्या कह दोगे, सीधा राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। यानी जो चौथा डिस्काउंट हमें दिया गया, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह आप देखो, ये फार्मूला याद कर लेना कि अगर कोई दो डिस्काउंट हमें दिया गया, उसका हमें एकल डिस्काउंट निकालना है, इस फार्मूले से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ अगर 11 है, उनका योग 132 है, यदि दोनों संख्याएं 42 से बड़ी हैं, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताओ, वहां पे क्या हो जाएगा। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर हमसे पूछा जा रहा है, अंतर कैसे यहाँ पे निकालोगे, ये चीज यहाँ ध्यान देखना कि दो संख्याओं का एचसीएफ अगर 11 है, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा आपने क्या मान लिया कि यहाँ पे माना कि अगर आपका एचसीएफ, अगर आपको यहाँ पे 11 आपका ये दिया जा रहा है, तो वो दो संख्याएं हमारी क्या हो गई, हमने माना एक संख्या हमारी 11A हो गई, एक संख्या हमारी 11B आपकी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है कि यदि उनका योग 132 है, तो इन दो संख्याओं के योग अगर 132 है, ये मतलब हो गया 11 a प्लस बी का मान अगर आपका 132 के बराबर यहाँ पे दिया गया है, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 132 को जैसे आप 11 से डिवाइड करोगे, ये कितना निकल के आ जाएगा, यानी 11 1 के 11 हो गया, यहाँ पे 11 दूना 22 12 यहाँ पे निकल के आ गया। अब ये बताना हमें कि ये ए और बी का यानी कौन संख्या यहाँ पे रखें कि इनका योग हमारा 12 भी हो जाए, और जो यहाँ पे मान रखोगे वो दोनों संख्या अभी कितनी वहां पे होनी चाहिए, दोनों संख्या हमारी 42 से बड़ी भी हमारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या संख्या या मान सकते हो, कौन संख्या आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम माने अगर ए की जगह हम 5 रख दें, बी की जगह हम 7 रख दें, देखो 5 और 7 का योगफल कितना होता है, ये आपका 12 के बराबर ही तो हमारा होता है। तो हमारी संख्याएं क्या हो गई, एक संख्या 11 गुणे 5 हो गई, दूसरी संख्या हमारी 11 गुणे ये 7 हो जाएगी। ए और बी के मान आप यहाँ पे रख दोगे, तो ये 11 पचे 55 यहाँ पे हमारा हो गया, और 11 सते 77 आपका एक संख्या ये हमारी हो गई। यानी ये दो संख्याएं आपकी हो गई, एक आपकी 55 एक आपकी 77 यहाँ पे होगी। अब सवाल में पूछा जा रहा है इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताओ। तो यहाँ पे इन दोनों बीच संख्याओं का अंतर कितना है, आप यहाँ पे देख रहे हो, अंतर बताइए कितना यहाँ पे हो जाता है। एक संख्या 55 हो गई, एक संख्या में 77 हो गई। अब इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर आपसे पूछा जा रहा है, तो 55 और 77 के बीच का आप डिफरेंट निकालो। देखो यहाँ पे 77 लिख दिया, यहाँ पे हमने 55 लिख दिया, तो 7 और 5 के 2 हो गया, 7 5 ये 2 हो गया, यानी अंतर क्या हो जाएगा दोनों संख्याओं का, आप कहोगे 22 यहाँ पे डिफरेंट हमारा हो जाता है। तो सीधा सीधा क्या हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको वहां पे सॉल्व करने, और पेपर में ये ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं। अब जितने आपके न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन वहां पे आ रहे हैं, और यही लेवल आपके एग्जाम का भी वहां पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या दिया जा रहा है कि 16 और 48 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। अभी मैंने एक फार्मूला बताया था आपका, बी स्क्वायर बराबर ए सी मैंने बताया था। जैसे दो संख्याएं आपकी ए है बी है सी है, तो इसका तृतीय अनुपाती मतलब हमसे सी यहाँ पूछा जा रहा है, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे ए आप कर दोगे, सी का मान यहाँ पे निकाल लोगे। तो संख्याएं क्या दी जा रही है, ए और 48 दो संख्या यहाँ पे दी जा रही है, तो इसका तृतीय अनुपाती क्या हो जाएगा हमारा, ये
बी स्क्वायर बटे ए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे ए यहाँ पे हो गया। तो ये हमारी अगर ए हो गई, ये संख्या अगर बी हो गई, तो बी स्क्वायर मतलब 48 का वर्ग यहाँ पे हो जाएगा, किसका, 48 का वर्ग बटे ए कितना करोगे, 16 यहाँ पे कर दोगे। तो 48 का वर्ग कितना हो जाएगा, यानी इसका मतलब हुआ 48 गुणे 48 हो गया, बटे आपका ये 16 यहाँ पे हो गया। तो 48 गुणे 48 करोगे मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2304 आ गया, बटे आप यहाँ 16 करोगे। 16 जब ये संख्या काटोगे कितना निकल के आ गया, आप कहोगे 144 हमारी यहाँ पे निकल के आ जाती है। कितने निकल के आ गए, 144। तो यही क्या हो जाएगी, 16 और 48 का तृतीय अनुपाती कितना हो जाएगा, आप कहोगे ये हो जाएगा 144 हमारा हो गया। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके दानापुर एआरओ में सीधे सीधे पेपर में वहां पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जो आपका 8% के लाभ के साथ आपका 1566 में बेचा जाता है। तो किसी वस्तु का मूल्य क्या होता है, पहले आपका 100% यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे अगर आपने 8% का लाभ ले लिया तो 100 के ऊपर जाओगे कितना हो गया आपका 108% की वैल्यू बराबर 108 बराबर किसके दिया जा रहा है, ये हमारा दिया गया 1566 के, 1566 के बराबर दिया जा रहा है। तो हमसे पूछा गया है उस वस्तु का क्रय मूल्य, 100 का मान हमसे पूछा गया है। तो अगर आपका 108 बराबर 1566 क्या, एक बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे 1566, इसको 108 से आप यहाँ पे भाग कर दोगे। और 100 बराबर पूछा जा रहा है तो 100 बराबर का मान पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 1566 बटे 108 हो जाएगा, गुणे आप यहाँ पे 100 से यहाँ पे गुणा कर दोगे। अब इसे आप सॉल्व करो, आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इसको जैसे आप यहाँ पे सोल्व करो कितना हो जाएगा, 1450 ये मान निकल के आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1450 यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे हमसे 100 की वैल्यू पूछी गई, 100 की मान निकालने सीधा आपको 100 से यहाँ पे गुणा आपको कर देना है। अगले सवाल में आते हैं, क्या दिया गया, एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है, फिर उसे 20% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से आपकी 78 वहां पे अधिक हो जाती है। तो मूल संख्या का मान बताइए क्या वहां पे हो जाती है। तो हमने ये माना जो हमारी मूल संख्या क्या थी, आपकी पहले x यहाँ पे थी। अब ये बताओ अगर इस x को पहले क्या दिया गया कि ये बताओ, पहले हमने क्या किया 15% घटाया, तो 15% घटाओगे कितना मान हो जाएगा, आपने कहा 85/100 हमने इसका कर दिया। फिर बोला गया 20% बढ़ाएगा इस संख्या को, ये 20% बढ़ाओगे कितना हो गया 120/100 यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे बोला गया इस प्रकार जो प्राप्त संख्या है इसको जो सोल्व करोगे, जो संख्या हमें मिल रही है, इसके बाद जो हमारी पहली संख्या थी वहां पे दो कितने डिफरेंट आ रहा है आपका 78 का डिफरेंट वहां पे आया था। अब इसको सोल्व करो कितना यहाँ पे आपका हो जाता है, देखो 0 से 0 आपने काटा कट गए यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 से काटा 2 छाक 12 हुआ, ये 2 पंचे 10 हो गया, 5 से काटो 5 1 के 5 हुआ, 5 से 35 यहाँ पे हो गया। और कुछ कटे काट दो यहाँ पे, 2 से काटा 2 तिहाई 6 यहाँ पे हो गया, और 2 से इसे गुड़ाई कर दो सीधा सीधा। अब यहाँ पे यहाँ कितना लिखा आपका 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप 6 वो भी आपका लिखा रहे, यहाँ पे आपका 100 हो गया, यहाँ पे आपको ये 6 ऐसे लिखा रहे। और 17 गुणे 6 यहाँ पे करो, और बटे आप वहाँ 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये वैल्यू कितने निकल के आ जाएगी, ये सीधा सीधा कहोगे 102 और यहाँ दशमलव लग जाएगी, ये x, ये हमारी संख्या यहाँ पे बन जाएगी। यानी ये पहली संख्या अगर आपकी x यहाँ पे थी, अब इसे हमने सॉल्व किया, ये कितना आ गया आपके 1.02 x यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, ये आपकी 1.02 x जो है, और जो पहली वाली संख्या हमारी 1x ये दी जा रही है, इनके बीच जो डिफरेंट है कितना है आपका 78 के बराबर यहाँ पे आपको दिया गया है। तो वही चीज हमसे पूछी जा रही है। अब ये बता x का मान कितना हो जाता है, अब ये बता इनके बीच डिफरेंट कितना हो जाएगा अंतर यहाँ पे, जैसे सॉल्व करोगे 0.02 x बराबर हो जाएगा हमारा 78 के। तो ये बता पूरी संख्या यानी x बराबर क्या हो जाएगी हमारी, ये 78 बटे यहाँ रखोगे 0.02 रखोगे। अब ये दशमलव जैसे यहाँ से हटाओगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 100 से गुणा आपका हो जाएगा, इसे काटो 2 से काटो 2 तिहाई 6 हो गया, और 2 9 18 हो गया, और 39 गुणे 100 करो कितना हो जाएगा आपका 3900 रुपए यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो आप क्या कर दोगे, उस x का मान कितना हो जाएगा 3900 रुपए आपका हो जाएगा। तो सीधा सीधा क्या कहना है हमें, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आपका हो जाता है। तो ये सारे जो मैथ वाले क्वेश्चन के वो स्क्रीनशॉट लेते रहने का, क्योंकि जब आपका बाद टाइम वहां बचता है एक बार प्रैक्टिस जरूर यहाँ पे करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आपको दिखेंगे वहां पे।
अब बताओ दो संख्याओं के ऊंचाइयों का अनुपात अगर 4:3 है, उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो उनके आयतनों का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। तो आयतन का अनुपात यहाँ पे क्या होता है, हमें पता है आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा आपका आयतन का अनुपात यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे पूछा दो दिया क्या जा रहा है कि दो संख्याओं के ऊंचाइयों का अनुपात क्या है, यानी हमें पता है h1 बराबर अगर 4 है, h2 बराबर आपको यहाँ पे 3 दिया गया है, और उनके आधारों त्रिज्याओं का अनुपात क्या है, यानी यहाँ भी हमें पता हो गया r1 बराबर अगर 1 है और r2 बराबर आपको कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर h1 हो जाएगा बटे पाई r2 स्क्वायर h2 यहाँ पे हो जाता है। देखो पाई से पाई सीधा सीधा यहाँ पे कट गया आपका। अब r1 जहाँ लिखा, r1 जगह अगर यहाँ एक का एक वर्ग करेंगे हम, एक ही यहाँ पे रहेगा। h1 कितना है आपका, h1 आपका 4, ऊपर क्या हो गया 4 यहाँ पे हो गया, नीचे कितना हो जाएगा r2 का स्क्वायर, r2 कितना 2 है, 2 का वर्ग किया हमने कितना हो गया 4 हो गया। इसके बाद क्या है h आपका 2 है, h2 का मान कितना है आपका 3 यहाँ पे दिया गया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये 4 से ये 4 आपका सीधा सीधा यहाँ पे कट गया, बचा कितना 1/3। तो यही हमारा रेशियो आपका क्या हो जाएगा, आपका 1:3 आपका अनुपात यहाँ पे हो जाएगा आयतन का। तो आप ये कह सकते हो इसका आंसर सीधा हम क्या कहेंगे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस इस आयतन का ये फार्मूला आपको पता वहां पे होना चाहिए, आप इन सभी के आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन दिया जा रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में अगर 85% की वृद्धि वहां पे होती है, इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी वहां पे कर दी जाए कि इस पर, यानी कि इस पर होने वाला जो व्यय है केवल आपका 48% की वृद्धि ही वहां पे हमारी हो। तो ये आपका कई तरीकों से वहां पे लग जाता है। इसका एक आपका बिल्कुल आपका ट्रिक तरीका भी वहां पे होता है, एक इसका बेसिक तरीका भी होता है। आप दोनों तरीकों से इसके आंसर वहां पे निकाल सकते हो। अगर हम ये बात करें कि बेसिक तरीका क्या वहां पे होता है, कि सीधा सीधा आपने ये माना वहां पे कि हमने माना कि जो हमारा पेट्रोल वहां पे था उसका मूल्य क्या था, उसका मूल्य आपने कहा कि 100, यानी कि हमारा क्या लिख दिया, आपने कहा 100 रुपए यहाँ पे हो गया। अब अगर आपने ये बोला 100 रुपए पर लीटर यहाँ पे हो गया, 100 रुपए पर लीटर यहाँ पे लिख दिया। अगर आपसे ये पूछा जाए इसकी खपत क्या थी वहां पे, खपत भी आपने बोल दिया, खपत उसकी हमारी 100 लीटर थी, वहां पे कितनी थी 100 लीटर खपत यहाँ पे होगी। अब ये बताओ अगर मूल्य आपका 100 रुपए पर लीटर था और खपत आप 100 लीटर यहाँ पे कर रहे होगे, तो यहाँ पे व्यय कितना हो जाएगा, खर्चा कितना यहाँ पे हो जाएगा। तो खर्चा आप सीधा कहोगे 100 गुणे 100 यहाँ पे हो जाएगा, बराबर हो गया हमारा 10,000। ये खर्चा हमारा पहले लग रहा था, कितना 10,000 खर्चा आपका लग रहा था। अब सवाल में क्या दिया जा रहा है, ये बताओ यहाँ पे कि इसकी, यानी कि यदि पेट्रोल के मूल्य में आपका प्रति लीटर 85% की वृद्धि वहां पे हो जाती है। अब ये जो आपका नया मूल्य था, यानी कि जो आपको ये नया मूल्य अब कितना यहाँ पे हो जाएगा, पहले मूल्य 100 का था, अब इसे 85% की वृद्धि हो जाएगी, क्या कर दोगे 185/100 से गुणा करो, ये मूल्य आपका हो गया 185 रुपए पर लीटर हमारे यहाँ पे हो गया। ये हो गया हमारा नया मूल्य आपका हो गया। अब सवाल में ये बोला जा रहा है कि उसकी खपत कितनी वहां पे कम की जाए कि उसकी में जो व्यय था केवल 48% की वृद्धि ही हमारी हो। तो अगर पहले जो हमारी व्यय कितनी थी आपकी 10,000 की व्यय वहां पे हो रही थी, तो अब व्यय कितने यहाँ पे केवल हो, तो आपका जो ये 10,000 था यहाँ पे, इसमें अगर आप 40% वृद्धि कर दो, 148/100 से यहाँ पे गुणा कर दोगे, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, ये 14,800 ये मान यहाँ पे निकल के आ गया। अब ये हमसे पूछा जा रहा है कि कितने परसेंटेज की हम लोग कमी यहाँ पे करें। तो पहले तो ये निकालो कि पेट्रोल आप कितना कम वहां पे यूज कर रहे हो। तो अगर ये पहले रेट था 100 था, तो हम लोग 100 लीटर यूज कर रहे थे। अब रेट अगर 185 है और खर्चा हमारा इतना है, कितना हम लोग यूज कर रहे हैं, तो 14,800 जो यहाँ पे दिया गया है, इसको सिंपल सा आपको 185 से भाग यहाँ पे कर देना, किससे 185 से, इसे सॉल्व करोगे ये हमारा निकल के आ गया 80 निकल के आ गया। तो कितनी हमने यहाँ पे कमी की है, यानी अब खपत हमारी हो रही 80 लीटर और पहले हमारी खपत थी यहाँ पे आपकी थी आपके 100 लीटर। तो कितनी कमी आपने कर दी, आपने कमी कर दी यहाँ 20 लीटर की। तो परसेंटेज जो आपसे पूछा जा रहा है, तो 20/100 बटे यहाँ पे 100 कर दोगे, 100 से यहाँ पे गुणा करोगे, इसे 100 से 100 सीधा सीधा कट जाएगा। तो आप क्या कह दोगे 20% आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है मैथ का, ये फिर दिया जा रहा है कि यदि समान ब्याज दर पे 2 वर्ष में साधारण ब्याज 42 तथा चक्रवृद्धि ब्याज आपका 51 रुपए है, तो मूलधन बताओ वहां पे कितना हो जाएगा। मूलधन हमसे पूछा जा रहा है, मूलधन कितना आपका हो जाता है।
तो यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना कि जो समान ब्याज दर पे 2 वर्ष की यहाँ बात हो रही है, 2 वर्ष में जो साधारण ब्याज अगर 42 रुपए है और चक्रवृद्धि ब्याज आपकी कितनी है, 51 रुपए यहाँ पे दी जा रही है। तो समय आपका दोनों को बराबर यहाँ पे हुआ है कि जो आपका यहाँ पे एक है सिंपल इंटरेस्ट था, एक हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट था। ये आपका 2 साल में 42 रुपए था यहाँ पे, और यहाँ पे ये कितना था आपका 51 रुपए था। पहले तो ये बताओ आपको यहाँ पे दर निकालनी है, दर कैसे निकालोगे ये बताओ। 2 साल की बात हो रही है लेकिन ये 42 से 51 कैसे हो गया, तो ये राशि क्यों ज्यादा यहाँ पे इतने रुपए किस वजह से ज्यादा आपको मिला है, तो हम ये जो 9 रुपए मिल रहा है ये किस वजह से ज्यादा हुआ है, तो इसका मेन ज्यादा ये था, इसमें जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है इसमें ब्याज का ब्याज भी आपको वहां पे मिलता है। तो यहाँ पे जो आपका सिंपल इंटरेस्ट 42 रुपए था, इसमें 2 वर्ष का ब्याज था, यानी हम कह सकते हैं 21 रुपए हर साल ब्याज यहाँ मिल रहा था। तो ये दोनों मिलके हमें 42 रुपए तब यहाँ पे हो गया था। लेकिन जब यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट की बात यहाँ पे हुई थी, ये 9 रुपए इस वजह से हमें ज्यादा मिला कि जो हमें पहले वर्ष का जो ब्याज था यहाँ पे, इसका भी यहाँ पे इंटरेस्ट आपका जुड़ गया। तो दर हम कैसे निकालोगे, तो अगर कोई राशि यहाँ दर निकालना, अगर जो 9 रुपए का ब्याज मिला किसमें आपका मिला, 21 रुपए में ही तो आपको मिला था, गुड़े यहाँ पे कर दोगे 100 आप यहाँ पे कर दीजिएगा। 3 से काटा, 3 तरह का 9 हो गया, 3 सतह 21 हो गया, बराबर कितना हो गया हमारा ये आपका हो गया 300/7। ये हमारी क्या हो जाएगी, ये आपकी दर यहाँ पे निकल के आ गई। दर कितनी आप यहाँ पे निकालोगे, 300/7, ये आपकी यहाँ पे दर आपकी हो जाती है। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, उसका बताओ मूलधन क्या हो जाता है। तो अगर हम ये देखें, सिंपल इंटरेस्ट बराबर हमारा तो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 यहाँ पे होता है। तो जो साधारण ब्याज कितना यहाँ पे दिया जा रहा है हमारा 2 साल का, तो 2 साल का आप लिख दोगे यहाँ पे 42 रुपए, आप यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 42 रुपए। मूलधन P लिख दिया, दर कितनी अभी निकाली हमने, दर निकाली 300 ऊपर लिख दिया, बटे यहाँ 100 था ही हमारा, ये 7 नीचे और आपका हो जाएगा। और आपका दर कितनी दर हो गया हमारा, समय कितना है, समय आपका 2 वर्ष है। समय कितना हमारा दिया गया है, आप कह रहे हो 2 वर्ष का समय यहाँ पे दिया गया। अब सिंपल यह बस यही हमारे पी का मान निकाल देना, यही आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो 2 0 सीधे सीधे हमारे ये कट गए आपके यहाँ पे। 3 से काटो कितनी बार जाएगा, 3 1 3 चौक 12, ये हमारा हो गया। और कुछ बच रहा वो भी काट दो यहाँ पे, 2 से काटो यहाँ पे क्या हो गया 7 हो गया। अब ये P बराबर कितना हमारा हो गया 7 गुणे 7 आपका हो जाएगा, बराबर 7 गुणे 7 करो कितना निकल के आ गया 49 यहाँ पे निकल के आ गया। तो हम क्या कहेंगे, मूलधन कितना हो गया हमारा 49 रुपए आपका हो जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेना, प्रैक्टिस करिए कैसे इसका आंसर आपको यहाँ पे आ सकता है यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन के हम लोग देखते हैं, जो कि हमारा रीजनिंग का होता है। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन हमारे पेपर में वहां पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है कि यदि शब्द, एक शब्द यहाँ पे हमारा दिया जा रहा है कि प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित वहां पे रहता है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपका एग्जाम में आता है तो आपको आगे से और पीछे दोनों जगह से आपको काउंट यहाँ पे करना है। जैसे शब्द क्या दिया गया हमारा, एक जे लिखा है, यहाँ ओ है, एस है, फिर आपका टी लिखा है, टी के बाद आपका LED एल है, फिर से लिख देते हैं यहाँ पे जैसे आपका लिखा है एक, यहाँ जे लिखा है, फिर आपका ओ हो गया, यहाँ एस हो गया, एस के बाद टी हो गया, टी के बाद आपका एल लिखा है, फिर ई लिखा है, फिर आपका डी लिखा। मैंने क्या कहा, आपको दोनों तरफ से इसे काउंट यहाँ पे करना है। और जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगर देखो जे लिखा है, जे के आगे आप जाओ यहाँ पे ABCDEFG, मान जैसे यहाँ जे के आगे जाओगे तो ये बताओ जे के आगे हम पढ़ें क्या कोई संख्या ऐसी हमें मिल रही जो आगे हो, जैसे ABCDEFGHIJ, जे के आगे हम जे के बाद KLMNOP, कोई संख्या हमें नहीं मिली। तो इधर से हमने क्या कहा, कोई संख्या हमें नहीं मिल रही। आगे आ जाओ MNOPQRST, यानी कोई संख्या हमें यहाँ भी नहीं मिली। एस के आगे आ जाओ PQRST, PQRS, एस के आगे T, एक संख्या मिल गई T, फिर UVW, फिर हमें कोई संख्या नहीं मिल रही है। तो वैसे हम L के आगे जाएंगे तब भी नहीं मिलेगी, ABCDEF, इधर भी कोई संख्या हमें नहीं मिल रही। अब देखो इधर से हमने काउंट किया, हमें एक संख्या मिल गई, जो हम जिसे काउंट कर रहे थे वो सेम वैसी जगह हमें दिख गई। अब यहाँ पे आ जाओ ABCDE, यानी D के आगे हमने यहाँ चलाए, कितना मिल गया हमें E मिल गया, E फिर FGHIJ, J फिर हमें एक संख्या एक और मिल गई, 3 संख्या हमें मिल गई यहाँ पे। अब L के आगे आ जाओ यहाँ पे JKL
MNO, ओ एक संख्या हमें ये और मिल गई, यहाँ पे MNO हो गई। टी से चलो PQRS, टी UVW कुछ नहीं, PQRS TU नहीं मिल रही है, MNO यहाँ भी नहीं मिल रही, MNOP यहाँ P आगे आगे, J क्या होगा नहीं यहाँ पे। तो हम क्या कह सकते हैं, कितनी संख्या होंगे, एक संख्या ये हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई। यानी जब हम अंग्रेजी वर्णमाला आगे से पीछे दोनों जगह से आप काउंट करोगे, जब भी पेपर में आएगा दोनों जगह काउंट भी आपको वहां पे करना है। जितनी संख्याएं मिलेंगी वही आंसर हो जाएगा। हमें 4 संख्याएं मिली हैं, तो सीधा आप क्या कह दोगे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। जितनी संख्याएं मिलेंगी बस वही आंसर आपका यहाँ पे हो जाती है। ये ना करना कि एक तरफ से काउंट अगर आपने कर लिया, जब तक नहीं सवाल में बोला जाता है तब तक आपको दोनों तरफ से ही वहां पे काउंट करना है। और जब ये आपका दानापुर ARO में क्वेश्चन पूछा गया तो वहां पे ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट वहां पे किया गया था। अगला क्वेश्चन ये दिया जा रहा है कि 79, 72, 58 और 37 आगे 9, इसकी अगली संख्या यहाँ पे क्या आपकी हो जाती है। देखो सीरीज क्या दी जा रही है, यहाँ पे लिखा आपका 79 है, फिर आपका लिखा 72 है, फिर आपका लिखा यहाँ पे 78 है, फिर यहाँ पे 37 है, फिर यहाँ पे 9 है। अब यहाँ बताओ क्या संख्या यहाँ पे आपकी हो जाती है। देखो डिफरेंट देखो, यहाँ पे 79 से 72 यहाँ पे हो रहा है, कितने का अंतर है, आप कह रहे हो 7 का अंतर है। 72 से 58 है यहाँ पे, यहाँ बताओ कितना अंतर है, यहाँ पे हम करें 14 का अंतर यहाँ पे हो रहा है। 58 37 है, यहाँ पे कितना अंतर 21 का है। यहाँ पे अंतर आ रहा हो, यहाँ पे हमें 28 का अंतर यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, 7 7 7 दूनी 14, 7 21 7 28, 7 15 35। तो यहाँ जो संख्या आएगी इसमें 35 का डिफरेंस, 35 इसमें आप माइनस करोगे, तो जब +9 में आप माइनस का 35 यहाँ पे करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 9 में जैसे ही माइनस करोगे आपका 26 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारी अगली संख्या आएगी वो माइनस की 26 यहाँ पे हो जाती है। तो माइनस का 26 कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया जा रहा है, यहाँ पे ये बता दिया प्लस को माइनस कर दिया जाए और गुणे को भाग कर दिया जाए, तो ये जब हम रिएक्शन को जो समीकरण को सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर यहाँ पे आएगा। कुछ नहीं है, बड़ी आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर लोगे। तो कैसे सॉल्व करोगे ध्यान देखिएगा। सीधा सीधा बोला गया है ये बताओ, ये प्लस और माइनस को बदल दिया जाए। यानी अगर ये प्लस है, प्लस जगह हमने क्या रख दिया, यहाँ पे माइनस रख दो आप यहाँ पे, और जहां माइनस था वहां पे हमने क्या प्लस यहाँ पे कर दिया आपने। फिर बोला गया जो भाग है, भाग को हम यहाँ पे गुणा कर दे, और जो गुणा है उसे हम यहाँ पे भाग कर दे। अब इसको आपको यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। देखो सबसे पहले क्या हम लोग सॉल्व करते, आप भाग सॉल्व करते। तो 5 का भाग 45 में करोगे कितनी बढ़ जाएगा आपका, 9 यहाँ पे हो जाएगा। और 9 के आगे क्या लिखा है, प्लस लिखा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इन दोनों गुणा कर लो, 15 18 गुणे 5 करो, 18 का 18 36 18 चौवा 18 चौक 72 18 पंचे 90। यहाँ पे क्या हुआ 90, यानी ये हमने सॉल्व कर लिया, 90 था, इसको हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ पे कितना 9 आ गया। बीच में क्या लिखा माइनस का, यहाँ पे हमारा 26 आपका ये लिखा हुआ है। अब यहाँ 90 और 9 जोड़ो कितना हो गया आपका, ये 99 हो गया। इसमें आपने 26 केवल माइनस कर दे, 9 में 6 माइनस किया 3 आ गया, 9 में 2 माइनस किया 7 यहाँ पे हो गया। तो हम क्या कहेंगे 73 मान आपको यहाँ पे हो जाता है। आप सिंपल से कहोगे 73, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, जो कि हमारा लखनऊ ARO में ये पूछा गया है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन से अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित वहां पे नहीं है। संबंधित यहाँ पे कौन सी आपकी नहीं, देखो ई हो गया, ई बताओ ABCD EFGHI, यानी हम 4 आगे चले हमें आई मिल गया। देखो सी हो गया ABCD, सी के बाद ABCDEFG, यहाँ भी 4 बढ़ रहे हैं हमें जी मिल रहा है। अब पी के आगे चलो, यानी कि MN क्या हो जाएगा, पी के आगे आप 4 जल लो, यहाँ पे हमारा पी आ गया। यानी टी पी में हमने जब 3 4 आगे बढ़ा, टी हमें यहाँ मिल गया। अब देखो जी से आप एल में आ जाओ, ABCDFGH, जी क्या क्या आएगा, यानी ABCDEFG की बाद HIJKL, यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 आगे बढ़ने पे हमें वो संख्या आपकी नहीं मिल रही है। यानी ई में हम 4 जोड़े K मिल गया, सी में 4 जोड़ा G मिल गया, पी में 4 जोड़ा आपका T मिल गया। लेकिन जब हम जी में 4 जोड़ रहे हैं तो एल हमारा नहीं आ रहा है, तो आपका इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये आपका अलग यहाँ पे इसमें पूरी संख्या से आपका हो जाता है। और ये जो आप लखनऊ ARO में क्वेश्चन आया था, ये आपका ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पे आपका राइट आपका किया गया था। तो बड़ी आसानी से इनके सभी के आंसर वहां पे दे लोगे। यानी एक जो चीज जो आपका पैटर्न वहां पे चल रहा है उस पैटर्न बस आपको वहां फॉलो करना। अब जैसे ही पैटर्न फॉलो करोगे सभी के आंसर आपको आसानी से वहां पे देखने को मिल जाएंगे।
अब ये बताओ, एक आपकी श्रृंखला यहाँ पे दी जा रही है कि 14 है, 23 है, 42 है, 71, 110 है। तो हमें बताओ यहाँ पे कौन सी संख्या आपको देखने को मिल जाएगी। क्या सीरीज आपकी दी गई, एक यहाँ पे 14 लिखी है, फिर आपकी 23 है, 23 के बाद 42 है, 42 के बाद आपका 71 है, फिर आपका 110 है। तो यहाँ बताओ आगे संख्या यहाँ पे क्या आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंट आप ले लो। यहाँ पे देखो 14 और 23 में कितने का डिफरेंट है, हम कह रहे हो 9 का डिफरेंट हो रहा है। और 23 और 42 में कितना डिफरेंट, आप कह रहे हो 19 का है। 42 और 71 में कितना डिफरेंट, हम देख रहे हैं 29 का हो रहा है। 71 110 में कितना डिफरेंट, आप कह रहे हो 39 का। यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं इन सभी में आपका 10-10 का यहाँ पे योग होता जा रहा है, सभी में 10-10 यहाँ पे हमारा जुड़ता जा रहा है। तो 39 और 10 जैसे ही आपको जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 49 यहाँ पे हमारा होगा। तो 110 में आप जब ये 49 यहाँ पे जोड़ोगे कितना होगा, 099 हो गया, 415 हमारा हो गया, और एक ये आपका हो जाएगा, क्या हो गया 159 हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो राइट आंसर सीधा सीधा क्या कहना, आपका 159 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पे देख लिया। अब कमेंट बॉक्स दोस्तों ये जरूर बता के जाना क्या स्कोर यहाँ पे आपका हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपके कंप्लीट नोट्स आपके दिए जा रहे हैं, जो कि आपके एप्लीकेशन यहाँ पे अपलोड कर दी गए, एक बार ये जरूर तैयार वहाँ पे करना जब आपका एग्जाम वहाँ पे लगेगा। इसके बाहर कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं जाएगा। जहां पे आपका साइंस हो गया, जीके हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग, इनके कंप्लीट आपके हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और साथ ही साथ में आपको 50 प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि ये सारे प्रैक्टिस सेट वही आपके क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन आप वहाँ पे तैयार करके अपना पेपर में बैठोगे तो आपके पेपर यहाँ बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ओके सो कल हम लोग फिर मिलेंगे एक अगले प्रैक्टिस सेट में। डेली जो अपनी प्रैक्टिस सेट यहाँ 6:30 बजे यहाँ पे क्लासेस चलने वाली है, तो सारी क्लासेस जरूर वहाँ पे देखिएगा। अब जब पेपर वहाँ पे आपका लगेगा, यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। तो कल हम लोग फिर मिलेंगे 6:30 बजे एक अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद।